So today we are going to start the another system of the clinical medicine, that is the respiratory system, या जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी। ठीक है जी। पल्मोनोलॉजी के अंदर एज यू नो डैट कि हम आपके लंग से उनकी लंग से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेडिसिन का सेशन है तो इसके अंदर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है जी। तो जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है पल्मोनोलॉजी के अंदर, डेट इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है जी। जो सबसे पहला हमारे पास सर टॉपिक है, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब बच्चों, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या क्या कौन सी हमारे पास डिजीजेज होती हैं? ऐसी डिजीजेज के जिनके अंदर आपकी जो एक्सपायरेशन है, डिजीजेज into which into which patient feels difficulty in expiration, कि एक्सपायरेशन के अंदर जिसमें पेशेंट को डिफिकल्टी होती है, मतलब अपने लंग्स में से एयर को बाहर निकालने में। देखिए, हम दो चीजें करते हैं ना, इंस्पायरेशन, एयर को हम लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, एक्सपायरेशन हम एयर को बाहर निकाल के लेके जाते हैं। ठीक है जी, बाहर निकालते हैं, ठीक है, जिसको एक्सलेशन भी कहा जाता है, एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट को एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम हो रही है ना, देखें लेट्स सपोज ये पेशेंट ने क्या करी, ये इसके ब्यूटीफुल लंग्स है और यहां से एयर को हमने बाहर निकालना था। अब अगर ये इसकी एयर लंग से बाहर नहीं निकल रही, वट एवर देयर रीजन, देर आर अलॉट ऑफ रीजन, आई विल डिस्कस लेटर, तो इसको हम कहेंगे दैट दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है। दूसरी हम चीज लिखेंगे कि पेशेंट को एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आपने एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम देखनी है। और जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं, इसको हम लिखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है। और जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज होती हैं, उन डिजीजेज के अंदर पेशेंट को, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर पेशेंट को इनहेलेशन में प्रॉब्लम होती है, या इनहेलेशन या इंस्पायरेशन लिख लेते हैं, इंस्पायरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दो। देखो, आपके पास यहाँ पर ना दो ही सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके रिस्पायरेटरी या पल्मोनोलॉजी के अंदर, एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, दूसरा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नमोनिया, लंग कैंसर, सार्कोडोसिस है, फाइब्रोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये है वैसे कुछ गिनवे चुनवे टॉपिक्स हैं। इंस्पायरेशन में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास कौन सी डिजीज होंगी? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है। लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे, हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम होगी कि वो अपने लंग से एयर को बाहर नहीं निकालेगा, और वो जो उसकी एयर होगी उसके लंग्स में ट्रैप हो जाएगी। जब एयर लंग्स में ट्रैप होगी तो जो लंग्स है वो क्या कर जाएंगे? हाइपर इन्फ्लेट हो जाएंगे। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। सर अब बता भी दें कि हमारे पास कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस होती हैं, या किस किस वजह से पेशेंट के अंदर उसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस हो सकती है। इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, जिसमें आपके पास ब्रोंकाइटिस आता है, जिसमें आपके पास एम्फीसीमा आता है। दोनों की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज एस्थमा। एस्थमा वाले पेशेंट को भी क्या होता है, इसको एक्सपायरेशन के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। वैसे तो इसको इंस्पायरेशन में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो एक्सपायरेशन के अंदर इसको प्रॉब्लम। ठीक है जी। एस्थमा हो गया। तीसरी आपने याद रखनी है, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कोई ना कोई, लेट्स सपोज कोई लंग ट्यूमर या कोई लंग मैस, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई ट्यूमर बन गया, वो ट्यूमर क्या करे, आप इन ब्रोंकाई को ना ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है हमारे पास है, वो एयर को प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है। तो ये तीन जो डिजीजेज है आपने एटलीस्ट याद रखनी। ब्रोंकिएक्टेसिस भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर आता है, लेकिन वो ब्रोंकिएक्टेसिस हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव में भी आता है, क्योंकि उसमें तो लंग्स आपके कोलैप्स हो जाते हैं। अब जो कुछ बुक्स हैं वो लिखती है कि ब्रोंकिएक्टेसिस हमारे पास ना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर आता है, लेकिन ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर हमारे पास, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर ना इनहेलेशन में भी उसको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो उसके ब्रोंकाई होते हैं ना वो डायलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रोंकाई डायलेट होते हैं, वहां पे म्यूकस डिपोजिट हो जाते हैं, और उस म्यूकस की डेपोजिशन की वजह से पेशेंट को इनहेलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ,
कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने लिखा हो कि ब्रोंकिएक्टेसिस भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर आता है। मेरे ख्याल में फर्स्ट एड ने भी लिखा हुआ है, स्टेप 2 सीके ने भी लिखा हुआ है। लेकिन जो मेनली आपने याद रखना है वो ये वाले, सीओपीडी, एस्थमा। अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन, आप देखिए ये जो मैंने ऑब्स्ट्रक्शन का वर्ड लिखा है ना, इसमें आपके पास म्यूकस प्लग अगर ब्रोंकाई के अंदर अकेमुलेट हो जाए, इसके ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपका ब्रोंकिएक्टेसिस भी आ सकता है। ब्रोंकिएक्टेसिस पता कब आएगा? ब्रोंकिएक्टेसिस में होता है आपके पास जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना वो डायलेट हो जाते हैं। डायलेट होने के बाद जब उनमें म्यूकस डिपॉजिट होता है ना, तो उस म्यूकस के डिपॉजिट होने के बाद उस पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस होती हैं। ठीक है जी। इसलिए मैंने डायरेक्टली ब्रोंकियोएक्टेसिस को नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है ऑब्स्ट्रक्शन का। वो ऑब्स्ट्रक्शन चाहे वो ट्यूमर की वजह से है, चाहे वो ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से, चाहे आप किसी चीज को इनहेल कर रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है, या इनहेलेशन इंजरी की भी वजह से हो सकता है। ठीक है जी। तो ये आपने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के कॉजेज याद रखने, और इसमें सबसे मेन है सीओपीडी और एस्थमा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आज का हमारा सबसे मजे का टॉपिक है, दैट इज द एस्थमा। ये इतना वाइड टॉपिक है ना कि इसके ऊपर जितनी बातें मर्जी कर लो ये टॉपिक नहीं खत्म होता। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना इसको थोड़ा सा कंसाइज करके और टू द पॉइंट पढ़ाऊं, क्योंकि अगर इसकी बेसिक के अंदर चले गए तो इसकी बेसिक ही नहीं खत्म होने के ऊपर आती। अगर हम इसकी क्लिनिकल की तरफ चले जाए तो इसकी क्लिनिकली खत्म नहीं होने पे आती, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। एस्थमा की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि हमने स्टेप 2 सुइके को फॉलो कर रहे हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ना ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँ। ठीक है, वैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने इसको काफी डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है। नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं कि सर एस्मा हमारे पास होता क्या है। एस्मा हम कहते हैं सर हमारे पास ऐसी डिजीज जिसके अंदर, चल यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज किसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है? ड्यू टू ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। ये दो तीन चीजें रखनी है आपने, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंक्यूल्स, सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अगर आपके पास ब्रोंक्यूल्स हाइपर सेंसिटिव हो जाएं, तो जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, अभी ये सारी हम इसी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली चीज आपने याद रखनी है कि इसके अंदर, एस्मा के अंदर जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई हल्का सा एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल आपके ब्रोंक्यूल्स या लंग्स के अंदर जाता है, उसी टाइम हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो मैंने कहा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, नॉर्मली हमारे ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन जो एस्मा वाले पेशेंट्स होते हैं इनके ब्रोंक्यूल्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल जाता है वो आगे से रिस्पॉन्स शो करते हैं, और उस रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है कि उसके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और उसकी कंस्ट्रिक्शन की वजह से पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या एस्थमा हो जाता है। ठीक है जी। तो पहला आपने याद रखना है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड ये हमारे पास ये डिजीज है। हम अब आगे जाके पढ़ेंगे कि सर जो एस्थमा वाला पेशेंट होता है इसको एपिसोडिक सिम्टम्स आते हैं मोस्टली, कि जब भी उसका लेट्स सपोज परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ उसका एक्सपोजर होता है तो उसको सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। जब वो पेशेंट एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज भी एक ट्रिगर है, उस पेशेंट को सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। मतलब रेस्ट में वो ठीक है या आगे पीछे वो ठीक है, लेकिन जब लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक्सपोजर उस पेशेंट का हो जाता है, वो डस्ट के साथ है, वो परफ्यूम के साथ है, वो कोल्ड के साथ है, वो एक्सरसाइज के साथ है, वो स्ट्रेस के साथ है, जब उनके साथ उसका एक्सपोजर होता है पेशेंट को फिर सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसी क्यों सिम्टम आ रही है? क्योंकि सर उसके ब्रोंक्यूल्स हाइपर सेंसिटिव होते हैं। पहली बात तो ये कि सर इनकी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंक्यूल्स होती है। दूसरी बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जो इसके स्मूथ मसल्स होते हैं ना, दूसरी ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो रही है ना, इसके स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पर स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी। और जब स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होगी, दोबारा फिर आपके पास ब्रोंक्यूल के अंदर क्या हो जाएगी सर? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है। तीसरे नंबर पर सर होती है इन्फ्लामेशन। तीसरे नंबर पर क्या होती है? इन्फ्लामेशन। क्योंकि हाइपर सेंसिटिव है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहां से रिलीज होते हैं, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से रिलीज होके इन्फ्लामेटरी सेल्स को ब्रोंक्यूल्स में बुलाते हैं। जब वहां पर इन्फ्लामेटरी सेल्स जाते हैं तो वो क्या करवा लेते हैं? इन्फ्लामेशन। एंड दैट इन्फ्लामेशन लीड्स टुवर्ड्स द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंक्यूल्स ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो ये तीन हमारे पास बज वर्ड्स हैं
जो आपने एस्मा के अंदर याद रखने हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा है हमारे पास हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल। और तीसरी आपने चीज याद रखनी है सर, इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब जो दूसरी तरफ मैंने पेशेंट बनाया हुआ है ना, हम इसको जरा थोड़ा सा ना जूम आउट करके देखते हैं। अब ये मेरे पास है एक नॉर्मल एयरवे। ऑन द वन साइड वी हैव द नॉर्मल एयरवे। ये देखो, इस पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए उन्होंने नीचे लिखा है नॉर्मल एयरवे। ऑन दी अदर हैंड वी हैव द एस्थमेटिक पेशेंट। दूसरी तरफ हमारे पास एस्थमेटिक पेशेंट है। अब जो एस्थमेटिक पेशेंट है, अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो मैंने आपको सबसे पहले क्या चीज बताई थी कि इस पेशेंट के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी है। उस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इसके जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या करते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म करते हैं, ब्रोंक्यूल्स की वो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। ठीक है, एक काम ये हो गया हाइपर सेंसिटिव की वजह से। दूसरे नंबर पर क्या हुआ सर, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी। किस तरह होगी मैं अभी आपको थोड़ी देर बताता हूँ। तीसरे नंबर पर सर हमारे पास ये हो जाएगी कॉन्स्ट्रिक्शन। जब आपके स्मूथ मसल्स क्या करेंगे, इनकी हाइपरट्रॉफी होगी, तो जो आपके पास ब्रोंक्यूल्स है इनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये तीन चीजें, ब्रोंकोस्पैज्म या हाइपर सेंसिटिविटी, इन्फ्लामेशन या स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी या कंस्ट्रिक्शन, ये तीनों मिलके क्या कर रही हैं, आपके आपके ब्रोंक्यूल्स को ये कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं। जब मेरे पास ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक ब्रोंक्यूल बनाता हूँ, ये है आपका ब्रोंक्यूल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है सर, एलोविलाई होती है। अब नॉर्मली जब आपने गैसियस एक्सचेंज कर लिया, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर चली गई, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपायर करके एयर को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से है, वो स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी की वजह से है, वो हमारे पास ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से, वट एवर द रीजन, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है ये बाहर नहीं जाएगी। जब ये बाहर नहीं जाएगी तो उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम होगी वो आगे वाली जो ऑक्सीजन आपने इंस्पायर करनी, वो ऑक्सीजन भी प्रॉपरली इंस्पायर नहीं होगी। इस वजह से पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी होती है। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपने ये तीन चीजें जरूर याद रखनी एस्मा के अंदर, हाइपर सेंसिटिविटी, इन्फ्लामेशन एंड द स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अब ये जो इतना कुछ हुआ है सर, ये एक्चुअली में होता कैसे, उसके लिए देखो मैंने आपको बताया था कि जो एस्मा है ना, एस्मा हमारे पास क्या है, एक एपिसोडिक या रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन डिजीज है। इसके लिए हम यहाँ पर वर्ड लिखते हैं, एपिसोडिक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को ज्यादातर, एपिसोडिक रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका ये एस्मा का पेशेंट होते हैं ना, स्टार्ट के अंदर इस पेशेंट की जो सिम्टम्स होती है ना, ये रिवर्सिबल होती हैं। मतलब जब ट्रिगर आता है ना, तो उस ट्रिगर की वजह से, लेट्स सपोज परफ्यूम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैक्टीरिया या हमारे पास परफ्यूम के वो पार्टिकल्स हैं, उस दौरान पेशेंट को वो सिम्टम आना शुरू, मतलब उसको कंस्ट्रिक्शन, डिस्निया, टेक्टिपनिया, ये सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद उस पेशेंट की सिम्टम्स भी ठीक हो जाती हैं। वो अब जब इनहेलर वगैरह यूज करता है तो उसकी सिम्टम ठीक हो जाती है। ठीक है, जब वो उनसे प्रिवेंट रहता है ना, तो उसको दोबारा सिम्टम नहीं आती। सर इसको एलर्जी नहीं कह, मैडम हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, हाइपर सेंसिटिविटी टू, ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी वन ये रिएक्शन है, सॉरी। तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन रिएक्शन का मतलब ही एलर्जी होता है। मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर आप जोर दो। तो अभी अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसकी कौन सी टाइप और ये हाइपर सेंसिटिविटी किस तरह आपको ये सिम्टम्स काज करवा रही है। लेकिन पहले आपने याद रखना है, सिम्टम एपिसोडिक होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये है ना, आप जो वो सीजनल एलर्जी है ना आपको, तो इसकी वजह से एक तो आपको फ्लू वगैरह होता होगा, और दूसरे नंबर अगर ज्यादा सीवियर है तो आपको ये सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए आपको शायद ज्यादा सीवियर सिम्टम आते होंगे तो आप एपिसोडिक वो इनहेलर वगैरह भी यूज करते होंगे। अब देखो सिम्टम है एपिसोडिक और दूसरे नंबर है ये रिवर्सिबल है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो एमसीक्यूज के अंदर लिखा जाता है, कि वो पेशेंट, उसको 3 हफ्ते पहले सिम्टम थी, मतलब कि उसके बाद मतलब एक एपिसोड आया था, वो पेशेंट ठीक हो गया। जैसे आपको एग्जांपल देंगे कि पेशेंट था वो गाड़ी के ऊपर जा रहा था पहाड़ों की तरफ, उस दौरान उसको क्या हुआ कि उसको सांस लेने में दिक्कत आना शुरू होगी, उसको स्वेटिंग होना शुरू होगी, चेस्ट पेन होना शुरू होगी। तो वो पेशेंट, लेकिन वो जैसे ही वापस आता है वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसका क्या रीजन था, वहां पहाड़ों के ऊपर गया है, उसका कोल्ड के साथ एक्सपोजर हुआ है, या वहां पर किसी
मतलब के पार्टिकल्स के साथ या एलर्जन के साथ एक्सपोजर हुआ तो उसको सिम्टम आएंगे। लेकिन जैसे वो पेशेंट वापस आए तो उसकी जो एक्सपोजर था वो खत्म हुआ, उसकी सिम्टम ठीक होगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी। जो आपके पास जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं उनमें भी इसी तरह की सिम्टम्स आती हैं, ब्रोंकाइटिस के अंदर, एम्फिसीमा के अंदर। लेकिन उनमें एपिसोडिक सिम्टम नहीं होती, उनमें कंटिन्यूस सिम्टम होती है, इसमें एपिसोडिक होती है। और ये एपिसोडिक कब होती है? जब पेशेंट का हमारे पास ट्रिगर, जो उसका ट्रिगर है ना, उसके साथ उसका एक्सपोजर होता है। ठीक है, अब जरा आपने बात को समझना कि सर ये इतनी कुछ जो ब्रोंक्यूल्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन हुई है, वो असल में ये बात स्टार्ट कैसे होती थी? तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, ट्रिगर के साथ एक्सपोजर हुआ है। वो डस्ट पार्टिकल था, वो कोई भी हमारे पास ट्रिगर था, ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल आता है तो आपके पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, कौन से सर? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, कोई भी बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल आता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं और इसको पकड़ के लेके जाते हैं आपके स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर। स्पेसिफिक सेल्स यहाँ पर कौन से हैं? टी हेल्पर टू सेल्स। हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, टी हेल्पर वन सेल्स और टी हेल्पर टू सेल्स। ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग या जो डेंड्रियाटिक सेल है, ये आपके ट्रिगर को पकड़ता है, सॉरी उसी सॉरी ट्रिगर को या डस्ट पार्टिकल को, और उसको लेके जाता है टी हेल्पर टू सेल्स के पास। अब टी हेल्पर टू सेल्स क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है उस एंटीजन को, उस एलर्जन को। और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करता है। क्या करेगा ये यहाँ से? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं, और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरल्यूकन 4 एंड इंटरल्यूकन 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स दैट कैन लीड टुवर्ड्स द asthmatic patient, या that can lead to the asthmatic symptoms. इंटरल्यूकन 4 और इंटरल्यूकन 5 रिलीज हो गया। अब ये जो इंटरल्यूकन 4 और इंटरल्यूकन 5 है ना, इसके आपने काम याद रखने। इंटरल्यूकन 4, जी जी, वैसे तो काफी मल्टीपल रिलीज होते हैं, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरल्यूकन 10 भी रिलीज होता है। लेकिन जो ज्यादा स्पेसिफिक है ना, वो हमारे पास 4 और 5 होते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंक्शंस को कुछ परफॉर्म करते हैं। इंटरल्यूकन 10 भी रिलीज होता है हमारे पास। ठीक है, अब दो इसमें से जो इंटरल्यूकन 5 है, ये क्या करता है? ये जाता है आपके प्लाज्मा सेल्स के पास। किन सेल्स के साथ? प्लाज्मा सेल्स के पास। जो आपके भाई जो बी सेल्स होते हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज बनानी होती हैं, इंटरल्यूकन 5 प्लाज्मा सेल्स हैं, पहले ये आपके पास टी हेल्पर या जिसको हम बी सेल्स कहते हैं, उन बी सेल्स के पास जाते हैं। बी सेल्स कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स के साथ के अंदर, और वो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं सर? हमारे पास एंटीबॉडी को रिलीज करते हैं। तो इंटरल्यूकन 5 का फंक्शन पूछा जाता है, ये 3 से 4 दफा एमसीक्यूज आया हुआ है कि इंटरल्यूकन 5 क्या करता है। ये एसिनोफिल सेल्स को कीमोटैक्सिस करता है, या ये हमारे पास आईजीई एंटीबॉडी को रिलीज करवाता है जाकर। तो बच्चों याद रखना है, इंटरल्यूकन 5 हमारे पास प्लाज्मा सेल्स के पास जाता है और वहां से आईजीई एंटीबॉडी को रिलीज करवाता है। और अब थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने बात की थी कि सर ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, तो एलर्जिक रिएक्शन ही है ये हमारे पास। इसी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन में क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडीज बच्चों प्रोड्यूस होती हैं। और इसको प्रोड्यूस कौन करवा रहा है? इंटरल्यूकन 5। और इंटरल्यूकन 5 कहां से रिलीज हो रहा है सर? डेंड्रियाटिक सेल्स के अंदर। और ये डेंड्रियाटिक सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये आपके ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन इज समथिंग एल्स। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल सिम्टम, मल्टी सिस्टेमिक रिएक्शन उसको कहा जाता है। डॉक्टर असलान, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन इज कॉल्ड द मल्टी सिस्टेमिक रिएक्शन। और उसमें से अगर एक रिएक्शन लंग्स में हो रहा है ना, तो उसको हम एस्थमा कहते हैं। अगर वो मल्टीपल ऑर्गन्स को, मतलब आपके वो लंग्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, वो आपकी स्किन को भी इन्वॉल्व करे, वो आपके लंग्स को भी इन्वॉल्व करे, इस तरह तो आप देखते हो कि अगर किसी पेशेंट में एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाए, उसकी स्किन के ऊपर रैशेस, उस पेशेंट के अंदर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, उस पेशेंट के अंदर जो ब्लड वेसल वेजोडाइलेशन उसकी होना शुरू हो जाती है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, सांस लेने में प्रॉब्लम है, पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो जाता है। और वो बीपी क्यों ड्रॉप हो रहा है? तो उसके ब्रोंको वेजो डायलेशन, और सांस लेने में क्यों दिक्कत होती है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका वो भी टाइप 1 रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे जो लंग्स हैं इधर ये इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। आईजीई एंटीबॉडी सर रिलीज होंगी, और ये आईजी एंटीबॉडी हमारे पास इसी ब्रोंक्यूल के पास आएगी। यहाँ पर ये आईजी एंटीबॉडी इस ब्रोंकाई के अंदर आएगी, और यहाँ पर आके वो क्या करेगी, आपके जो मास्ट सेल्स है ना, यहाँ पर जो मास्ट सेल्स है, ये आईजी एंटीबॉडी इनको एक्टिवेट करेगी। जब आईजी एंटीबॉडी मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगी, तो मास्ट सेल्स क्या करेंगे? दे विल रिलीज द हिस्टामिन, दे विल रिलीज द लिकोट्राइन्स, L4 B4 D4, वो जो लिकोट्राइन्स होते हैं।
वो तमाम लिकोट्रांस और हिस्टामिन आपके मास्टक से रिलीज होंगे। और ये जो स्पेसिफिकली हिस्टामिन होती है, ये हिस्टामिन क्या करवाती है सर? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ये यहाँ पर क्या करवाएगी पेशेंट के अंदर? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। लिकोट्रांस क्या करेंगे सर? लिकोट्रांस भी हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। इसलिए जो एस्मा का पेशेंट होते हैं ना, हम हिस्टामिन इनहिबिटर्स या लिकोट्राइन इनहिबिटर्स ये वाली ड्रग्स उनके अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो मेरी बात समझ आई आपको? डस्ट पार्टिकल अंदर गया, डेंड्राइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने पकड़ा, उसको टी हेल्पर 2 सेल के पास लेके गया। टी हेल्पर 2 सेल ने इंटरल्यूकन 4/5 को रिलीज किया। जो इंटरल्यूकन 5 था उसने प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट किया। प्लाज्मा सेल ने आईजीई एंटीबॉडी को रिलीज किया। आईजीई एंटीबॉडी ने मास सेल्स के अंदर मास सेल्स को जाके एक्टिवेट किया। और मास सेल्स ने क्या कर दिया हमारे पास सर? हिस्टामिन और लिकोट्रांस को रिलीज कर दिया। और यही वो हिस्टामिन है जो क्या करवाती है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पर आपको जो नजर आ रही है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यहाँ ये देखो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ ये ब्रोंकोस्पैज्म, ये आपकी इस हिस्टामिन की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ आते हैं कि सर जो हमारे पास इंटरल्यूकन 4 होता है, जो कौन है? इंटरल्यूकन 4। ये इंटरल्यूकन 4 हमारे पास कीमोटैक्सिस का काम करता है। कीमोटैक्सिस क्या काम करेगा? ये आपके असिनोफिल सेल्स को इस एरिया के अंदर जहां पर कंस्ट्रिक्शन हो रही है ना, जहां पर एंटीजन आया हुआ है, ये असिनोफिल सेल्स को यहाँ पर बुलाएगा। जब असिनोफिल सेल यहाँ पर आएगा तो उसके अंदर क्या होगी? ये असिनोफिल सेल यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। जब असिनोफिल सेल यहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो इट कैन लीड्स टुवर्ड्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंको स्पैज्म वो भी हो रहा है, पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन भी हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और काम होता है। आपके पास ये जो हिस्टामिन जो लिकोट्राइन्स है ना, ये आपके गोबलेट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। कौन से सेल्स को? गोबलेट सेल्स को। और ये गोबलेट सेल्स क्या करते होते हैं? ये म्यूकस को रिलीज करते हैं। ये म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है सर? म्यूकस की प्रोडक्शन भी उस ब्रोंक्यूल के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो अब अगर किसी पेशेंट के अंदर तीन काम एक ही टाइम के ऊपर हो रहे, बच्चों देखो, ये अगर एक ब्रोंकाई है, इस ब्रोंकाई के अंदर ये ट्रिगर आने की वजह से तीन चीजें हो रही है, मैं सबको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है सर? हमारे पास यहाँ पर म्यूकस की प्रोडक्शन भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हम म्यूकस की प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसकी वजह से इसका ल्यूमन कम हो रहा है। दूसरे नंबर क्या हुआ सर? वेजो या ब्रोंकोस्पैज्म। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रोंकोस्पैज्म भी हो रहा है। ब्रोंकोस्पैज्म की वजह से भी कंस्ट्रिक्शन होगी आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पर पेशेंट में क्या हो रही है? वही हम जिसको कह रहे हैं स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही। स्मूथ मसल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, और जब स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, इट कैन आल्सो लीड्स टुवर्ड्स द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीजिंग द ल्यूमन ऑफ द ब्रोंक्यूल। और ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि पेशेंट के अंदर बहुत सडनली क्या होता है, उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की सिम्टम आना या एस्थमा की सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट के अंदर ये तीन मैकेनिज्म्स मिलके क्या करवाते हैं? इसके ल्यूमन को या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो इस पेशेंट के अंदर अब प्रॉब्लम आपने देखनी है, क्या हो रहा होगा? ये मैं दोबारा फिर यहाँ पर ड्रा करता हूँ। इसके नीचे हम यहाँ पर क्या बनाते हैं सर? ये आपके पास नीचे कैपिलरी है। अब ऊपर प्रॉब्लम है, ये देखो, ये है कंस्ट्रिक्शन होगी। पेशेंट को एपिसोडिक, लेट्स सपोज पेशेंट के फ्लावर के साथ उसका एक्सपोजर हुए। फ्लावर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन्स ट्रिगर का काम कर रहे हैं, और उन ट्रिगर्स ने क्या करिए? इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा दिए। और जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी बच्चों, दो तीन काम होगी। सबसे पहले तो सर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी, तो पेशेंट की इस सर्कुलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। पहला काम, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही, तो पेशेंट की सर्कुलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर सर चूंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, और इस पूरे एरिया के अंदर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है, तो हमारे पास ऑक्सीजन, पूरी ऑक्सीजन की यहाँ पर ना इंस्पायरेशन भी नहीं होती। तो जिसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी होती है, पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया भी होता है। ठीक है जी, तो दो कंडीशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और जो ऑक्सीजन है वो कम होगी। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते होते सर? हाइपर कैपनिया, हाइपर कैपनिया एंड हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, ठीक है।
तो ब्लड सर्कुलेशन में ये दो कंडीशंस बच्चों क्रिएट हो गई हैं एट द एंड, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है और ऑक्सीजन उसकी कम हो रही है। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ सर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन क्यों हो रही है, मैंने आपको तीनों मैकेनिज्म यहाँ पर लिखवा दिए। हालांकि ये बेसिक का टॉपिक था, लेकिन चूंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, मैंने दोबारा फिर इनको रिपीट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब इस ये आपको कभी दोबारा भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर जो एस्मा का पेशेंट है, इस एस्मा के पेशेंट को सिम्टम्स क्या आती हैं? एस्मा वाले पेशेंट को सिम्टम्स क्या आती हैं? देखो, सबसे पहले आपने याद रखनी है ड्राई कफ। ड्राई कफ, वेट कफ इसको बहुत कम होती है, और मतलब कि वेट कफ इसको मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तभी होती है जब इसको इन्फेक्शन अगर हो जाए, फिर वेट कफ हो सकती है। बाकी जो आपके पास एस्मा का पेशेंट है, इसके अंदर ड्राई कफ ही होती है। ठीक है, इसके अलावा इस पेशेंट में होता है डिस्निया। डिस्निया हम किसको कहते हैं सर? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है? रीजन इसका क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी? हाँ जी, जो हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं ना, पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसका रीजन क्या होता है वैसे? सर, और वैसे हम ट्रैप्ड एयर को एक्सहेल करने की कोशिश करते हैं। क्या करता है ट्रैप्ड? जो ये एयर ट्रैप्ड है उसको एक्सहेल करने के लिए फोर्सफुली वो ऐसा कुछ है। ऐसा डिस्निया ऐसा करेगा मैडम? शायद हाइपोक्सिया की वजह से। आप करीब करीब पहुंच गए, करीब करीब पहुंच गए आप। हाइपर कैप्निया की वजह से। हाइपर कैप्निया की वजह से। देखो बच्चों, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है। मैंने आपको बताया था आपका जो ब्रेन है, ब्रेन किससे ज्यादा सेंसिटिव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगी, आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है ना, वो रिस्पायरेटरी सेंटर को जाके एक्टिवेट करती है। जब रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो पेशेंट ऐसे कर रहा था, तो ये रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। क्योंकि हम रिस्पायरेटरी रेट को क्यों इंक्रीज करें भाई? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालो। तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर ना दो कंडीशंस डेवलप होती हैं। स्टार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से पेशेंट के अंदर होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। स्टार्ट के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, एयर ट्रैप है। लेकिन जब आपने रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज किया, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद फिर पेशेंट को क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकल जाएगी, पेशेंट को होगा मेटाबॉलिक, सॉरी मेटाबॉलिक क्यों लिख दिया भाई? ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। स्टार्ट के अंदर पेशेंट को क्या होगा? चलिए सिंपल समझ लेते हैं। स्टार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा है, जिसकी वजह से जो पीएच होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज करने की वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बाहर निकाल देते हो, तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाती है? उसकी पीएच इंक्रीज, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। पहले क्या हो रही थी? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, फिर क्या हो रही थी? रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। तो ये अपने पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएच आपको अच्छा बताती है भाई, पेशेंट की कंडीशन के बारे में भी। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड नेफ्रो आपकी ब्लड, जी जी, मैंने कहा वो नेफ्रो के सिस्टम में कॉन्सेप्ट था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मैनेज करती है और ऐसे ऑपोजिट एक दूसरे को मैनेज करती है। जी मैडम, वो हमारे रीनल का टॉपिक है। वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। अगर यहाँ पर तो इधर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, वहां पर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, वो तो उसको मेंटेन करने की तरफ हम जाएंगे ना। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कम या ज्यादा होने की वजह से स्टार्ट के अंदर क्या होता है, वो हम कंपनसेटरी की तरफ तो भी जाएंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पीएच कम होगी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज्यादा बाहर निकाल दोगे, तो फिर पेशेंट को क्या होगी? रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस, जिसकी वजह से इसकी पीएच इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर जो और इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो क्या है? वो है चेस्ट टाइटनेस। और ये मैंने देखा हुआ पेशेंट, चेस्ट टाइटनेस, मतलब उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, और वो जब भी स्मोक करता था ना, तो उस पेशेंट को उसी टाइम डिस्निया और चेस्ट टाइटनेस, मैंने दोनों सिम्टम उसके अंदर देखी।
जैसे ही वो स्मोकिंग करता था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कुछ मिनट्स के बाद वो ऐसे अपने ना यहाँ पर, मतलब हमारी रिलेटिव्स में से था वो, कि वो अपने पूरे इधर चेस्ट के ऊपर हाथ लग देता है। वो कह रहा था मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझे ना ऊपर से दबा रहा है। तो असल में वो क्या था, वो चेस्ट टाइटनेस थी। और उसको बाद में जब हमने मतलब कि डायग्नोज उसका करवाया, वो वाकई एस्थमा का पेशेंट ही निकला था। फिर उसकी स्मोकिंग हमें विड्रॉ करवानी पड़ी, और वैसे उसने स्मोकिंग छोड़ी, वो ठीक भी हो गया था। ठीक है। अब दोबारा जब भी करता है ना स्मोकिंग, तो उसको दोबारा फिर ये ट्रिगर हो जाता है, लेकिन वो ब्रोंकोडायलेटर ना अपने पास रखता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी पेशेंट के अंदर। ड्राई कफ, डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस, ये तीन सिम्टम आपने एटलीस्ट यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी एक एडिशनल चीज आपने याद रखनी है, अगर उस पेशेंट को ये डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस, ड्राई कफ की सिम्टम नाइट टाइम में आती है ना, रात को, इसका मतलब ये ज्यादा सीवियर एस्थमा है। ये ज्यादा सीवियर एस्थमा है। क्योंकि जब डे टाइम होता है तो वो माइल्ड एस्थमा होता है। अगर वो रात को एपिसोड होता है तो वो पेशेंट का सीवियर एस्थमा है। और रात टाइम भी पेशेंट के अंदर डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस की सिम्टम आ सकती हैं, लेकिन वो पेशेंट की थोड़ी सी मतलब कि समझ लो कि ज्यादा सीवियर कंडीशन है एस्थमा वाले पेशेंट की। तो दिन टाइम भी ये एपिसोड हो सकते हैं, नाइट टाइम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सर ये पेशेंट मेरे पास आया है, और इस पेशेंट का मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, जो आपके पास स्टेथोस्कोप होता है, और फिजिकल एग्जामिनेशन की वजह से मैंने उस चीज पेशेंट में क्या क्या चीजें देखनी, जैसे लेट्स सपोज हम देखते हैं पेशेंट आयोटिक स्टेनोसिस का, आयोटिक रिगर्गिटेशन का, या मिटल स्टेनोसिस, या एएसडी या वीएसडी, जो हार्ट से रिलेटेड कंजेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये उन पेशेंट्स के अंदर हमने ऑस्कल्टेशन के अंदर क्या क्या चीजें सुननी होती है, या कौन कौन से मरमर सुनने होते हैं। इसी तरह जो जो एस्थमा का पेशेंट है, इसके अंदर भी हमने देखना होता है कि हम जब उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर जब हम उसकी ऑस्कल्टेशन करेंगे, तो हमें क्या क्या फाइंडिंग्स नजर आ सकती है। ठीक है बच्चों। तो जो सबसे पहले आप जब उसको ऑस्कल्टेट करोगे ना, तो आपको वीजिंग, आपको उस पेशेंट के अंदर wheezing साउंड सुनाई देगा, एंड दैट इज वन ऑफ द टिपिकल फिजिकल एग्जामिनेशन इन एस्थमेटिक पेशेंट और इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज पेशेंट। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, आप खुद देखो कि सर उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं। उस पेशेंट के जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं। और जब ब्रोंक्यूल्स ऑब्स्ट्रक्टेड होंगी, तो वहां से जब एयर गुजरेगी, तो वो एयर क्या करेगी, उनको टकरा के गुजरेगी। ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट को ये एयर टकरा के गुजरती है। जब ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट को एयर टकरा के गुजरेगी, तो वो क्या करेगी, विजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। लेट्स वो जब हमने भी विजलिंग करनी होती है ना, तो आप क्या करते हो, आप अपने हॉर्न्स की मदद से यहाँ पर ल्यूमन के एरिया को कम करते हो। यहाँ पर आप एरिया को कम करते हो, आप लिप्स को एक दूसरे के करीब नहीं कर लेते ऑलमोस्ट, और फिर आप पीछे से एयर को फेंकते हो, तो वो क्या प्रोड्यूस होता है वहां से, विजिंग साउंड। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जब ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट से एयर गुजरती है, तो वो आपको ये विजिंग साउंड सुनाई देता है। और वो नॉट ओनली इन एस्मा, लेकिन एस्मा की एक टिपिकल फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, तो उसमें आपको विजिंग साउंड सुनाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर एस्मा वाले पेशेंट के अंदर आपको सुनाई देता है। आई होप सर ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आती हैं। दूसरी जो चीज आपने याद रखनी है, वो ये है कि चूंकि मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो इसकी जो एयर है, ये एयर ज्यादातर बाहर नहीं जाती। ये इसकी जो एयर होती है वो पेशेंट के लंग्स के अंदर ही कोलैप्स हो जाती है। वो एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। जब एयर लंग्स के अंदर ट्रैप होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा सर, इसके लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, अगर पेशेंट के अंदर यहाँ पर एयर ट्रैप है, देखो लेट्स मैं कहता हूँ यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन मैं बना देता हूँ। जब ऑब्स्ट्रक्शन है तो इधर से जो एयर है ये बाहर नहीं निकल रही ज्यादा। जब ये एयर बाहर ज्यादा नहीं निकलेगी, तो एयर आपके लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी। जब एयर लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी बच्चों, एक तो ये काम होगा कि जो इसके लंग्स का साइज है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एयर बाहर ही नहीं निकली, एयर आपके पास यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। जब आपके पास एयर यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी ना, तो आप क्या करोगे भाई, आप मजीद ऑक्सीजनेशन भी नहीं कर पाते। असल में आपको अगर मैं मेन रीजन बताऊं ना, कि इस पेशेंट में ऑक्सीजन कम क्यों होती है, वो हमारे पास ये रीजन होता है कि इस पेशेंट के अंदर एयर ट्रैप ऑलरेडी की होती है। मैं आपको इसका अभी एक मैकेनिज्म करवा के दिखाता हूँ। आप सबने क्या करना, आप बैठे हो ना, आपने डीप इंस्पायरेशन करनी, अभी करें। डीप इंस्पायरेशन मतलब फुल जोर से आपने एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जाना, चलें करो ऐसे। अब आपके लंग्स के अंदर एयर आ गई है ना, अब देखो साथ मेरी साउंड ही चेंज होगी। तो जब आपके लंग्स के अंदर एयर आ गई है, तो अब आप मजीद इंस्पायर करो। आप नोटिस करोगे कि आप मजीद इंस्पायर नहीं कर रहे। क्यों?
क्योंकि आपके लंग्स के अंदर ऑलरेडी एयर है। सेम केस है एस्मा वाले पेशेंट का, कि एस्मा वाले पेशेंट के लंग्स के अंदर एयर ट्रैप होती है। जब लंग्स के अंदर एयर ट्रैप होती है तो वो पेशेंट मजीद इंस्पायरेशन नहीं करता, या उससे मजीद इंस्पायरेशन होती नहीं, क्योंकि उसके लंग्स पहले ही फूले पड़े, पहले ही उनके अंदर एयर बहुत ज्यादा है, तो वो मजीद एयर लंग्स के अंदर नहीं लेके जाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स में कम जाती है। जब ऑक्सीजन लंग्स में कम जाती है तो पेशेंट के अंदर है गैसियस एक्सचेंज भी कम होता है, इस वजह से पेशेंट में हाइपोक्सीमिया होता है। तो एक चीज आपने जरूर याद रखनी, मैंने आपको ये जो अभी काम करवाया ना, डीप इंस्पायरेशन, जब भी कभी आपने इमेजिन करना हो कि एस्मा वाले पेशेंट को कैसा फील होता होगा, तो आपने क्या करना है, डीप इंस्पायरेशन करना है। उसके बाद आपने फील करना है कि हाँ यार, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे लंग्स का साइज फट गया है, या मतलब कि अब मेरे से इंस्पायरेशन नहीं होगी। और उस बेचारे पेशेंट को भी ऐसी ही फीलिंग आती है जब उसको एस्थमेटिक एपिसोड होता है। ठीक है, तो वीजिंग हो गया। दूसरे नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करेगा, देखो, मतलब कि जो एक्सपायरेशन है वो इंक्रीज हो गई है। एक्सपायरेशन इंक्रीज हो रही है, क्यों एक्सपायरेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सर ऑब्स्ट्रक्शन है रास्ते के अंदर, एयर आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रही होती। ठीक है, तो दूसरी आपने चीज यहां पर लिखनी है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन है यहां पर आपने, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। ठीक हो गया। दूसरे नंबर, अगर जब प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन होती है ना, तो हम एक मतलब के, यार ब्रीजिंग साउंड, ऐसी जैसे सीटी जैसी आवाज नहीं होती, उसी को हम ब्रीजिंग साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन है, उसके बाद हमने क्या करनी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की रेशो देखते होते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। तो चूंकि इंस्पायरेशन कम हो रही है, पेशेंट की एक्सपायरेशन ज्यादा हो रही है, क्या है इस पेशेंट के अंदर, इंस्पायरेशन, चलिए मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिख देता हूँ। ऊपर इंस्पायरेशन, नीचे एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कम हो रही है, एक्सपायरेशन ज्यादा हो रही है, तो इन दोनों की जो नेट रिजल्ट होगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो रेशो होगी, वो पेशेंट की आपको डिक्रीज मिलती होगी। ठीक है, ये रेशो आपने यहाँ पर याद रखनी है। तीसरे नंबर पर भाई आते हैं सर। हाँ जी जी। इस तरह तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में बदल सकती हैं। मैडम जी ऑब्स्ट्रक्ट, लेकिन ये हमारे पास डोमिनेंटली क्या है, ये डोमिनेंटली क्या है, डोमिनेंटली तो हमारे पास एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है ना आपको। ठीक। नहीं, मैं ये कह रही थी ठीक कि है। जिस तरह अब आप एक्स वो इंस्पायर करवाई है, ज्यादा नहीं हो सकती। अब जब ट्रैप होगी हम्म, तो जो पेशेंट है वो सांस तो नहीं ले सकेगा ना। बिल्कुल, तो क्योंकि इस तरह उसके तो ये लंग्स में ऑलरेडी एयर ट्रैप है। रिस्ट्रिक्ट। अब हाँ मैडम जी। ये मेरी बात सुने, अब उसके लंग्स के अंदर एयर ट्रैप है या नहीं, है। तो अगर वो ट्रैप है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव हुई कि रिस्ट्रिक्टिव हुई। हाँ, अभी तक तो ऑब्स्ट्रक्टिव है, लेकिन जब दोबारा एयर लानी है तो वो उस एयर के लिए तो वो रिस्ट्रिक्टिव है ना। और मैडम वो तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन का काम कर रहा है, लेकिन उसको हम रिस्ट्रिक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उसकी एक्सपायरेशन नॉर्मल है, लेट्स आपने एयर बाहर निकाल दी, अब बाहर हाँ निकालने जी। के बाद जो नई एयर आप लेके आओगे वो तो आप ले आओगे ना, उसमें तो आपको हाँ प्रॉब्लम जी। नहीं है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि जो ऑलरेडी एयर ट्रैप हुई पड़ी है, और वो क्यों ट्रैप है, वो क्योंकि मेरे पास ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक। हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे, क्योंकि इसलिए हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, डोमिनेंटली पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। हाँ, वैसे तो हमें भी नजर आ रहा है कि सर पेशेंट इंस्पायर नहीं प्रॉपरली कर रहा, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का क्राइटेरिया टोटली चेंज है, कि उसमें पहले इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है, उसमें पहले ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। तो ये तीसरी आपने जो चीज है ना फिजिकल एग्जामिनेशन में याद रखनी है, पहला वेजिंग, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। तीसरे नंबर पर आपने ये वाली क्या करनी है, रेशो देख लेनी है। अब देखो चौथे नंबर पर पेशेंट पता क्या करेगा, ये पेशेंट पूरी कोशिश करेगी, इसकी पूरी बॉडी कोशिश करेगी कि यार हम ना ये तो ये जो ट्रैप एयर है ना इसको बाहर निकालें। उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो एक्सेसरी मसल्स हैं, लेट्स आपका जो डायफ्राम है, एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो आपकी इवन दो जो नेक के मसल्स है ना, जिसमें स्टर्नोक्लाइडोमैस्टोइड मसल है, इन तमाम मसल्स को आप यूज करते हो ताकि मैं क्या करूं, एयर को बाहर निकाल। जब आप इन तमाम मसल्स को यूज करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा सर, ये वाले जो पेशेंट के मसल्स होंगे, वो पेशेंट के जो एसेसरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आपने याद रखना कि सर चूंकि एयर ट्रैप है, इस एयर को बाहर निकालने के लिए हम अपने एसेसरी मसल्स को यूज करेंगे, एसेसरी मसल्स को यूज करेंगे। और जब आप एसेसरी मसल्स को यूज करेंगे, वो एसेसरी मसल्स कौन कौन से हो सकते हैं,
वो हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स हो सकते हैं, वो आपका डायाफ्राम हो सकता है, और डायाफ्राम को तो वैसे भी यूज करते हैं लेकिन अब ज्यादा यूज करेंगे, वो आपके नेक के मसल्स हो सकते हैं। और जब ये सारे मसल्स आप यूज करोगे तो इसकी वजह से ये एब्डोमिनल मसल्स भी वीक हो जाएंगे, नेक मसल भी वीक हो जाएंगे, डायाफ्राम भी आपका वीक हो जाता है। ठीक है जी? ये चीज आपने चौथे नंबर पर याद रखनी है। तो जब ये मसल्स वीक हो जाएंगे तो जिनका नॉर्मल काम था ना, वो नॉर्मल काम भी, ये अपना फंक्शन भी लॉस कर देते हैं। पांचवें नंबर पर है सर, और इस पेशेंट के अंदर क्या आता है, क्योंकि सर इस पेशेंट में हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन कम है, और जब ऑक्सीजन कम होती है कार्डिक आउटपुट के अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन के अंदर जो बैरोसेप्टर सॉरी कीमोरेसेप्टर वो डिटेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो वो इस पेशेंट के अंदर वही न्यूक्लियस फैक्टर सोलिटायरिस को एक्टिवेट करेंगे, वो आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करा के इस पेशेंट के अंदर टैकीकार्डिया कॉज करवाएगी। तो आपको एस्मा वाले पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा सर, टैकीकार्डिया भी मिलता है। और ये टैकीकार्डिया क्यों मिलता है, क्योंकि सर उस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया था जिसको आपके हार्ट ने रिस्पॉन्स किया है बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। ठीक हो गया। 6 नंबर पर आते हैं कि सर चूंकि इस पेशेंट के लंग्स के अंदर एयर ट्रैप है, तो वो एयर ट्रैप होने की वजह से हमें यहाँ पर एक और साउंड मिलती है, दैट इज द हाइपर रेजोनेंस साउंड। हाइपर रेजोनेंस साउंड। और आपको पता है जब भी एयर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो हाइपर रेजोनेंस होता है। एक एयर कहीं पर अगर ट्रैप है ना, तो उसके ट्रैपिंग की वजह से जब हम उसको अस्कल्टेट करेंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे ना, जैसे अभी आप मैंने डीप इंस्पायरेशन किया था ना, उसके बाद मेरी वॉइस ही चेंज होगी। और वो क्यों चेंज हो रही थी, क्योंकि भाई जो मेरे पास रेजोनेंस साउंड है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि मेरे लंग्स के अंदर ज्यादा एयर ट्रैप थी या ज्यादा एयर मैंने ट्रैप की थी। तो ये छठे नंबर पर आपने हाइपर रेजोनेंस याद करनी है। विजिंग प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन है, असेसी मसल्स को यूज कर रहे हैं, टैकीकार्डिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपर रेजोनेंस साउंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि सर आपने एक और चीज बताई है कि इस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सिया है। इस पेशेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से आपको पता है ये पेशेंट साइनोसिस में भी जा सकता है। अगर वो बच्चा है और बच्चे के जो असेसी मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, वो एयर को बाहर नहीं निकाल रहा, थोड़ी बहुत एयर को भी बाहर नहीं निकाल रहा, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से आपको एस्थमेटिक चिल्ड्रन के अंदर साइनोसिस भी नजर आ सकती है। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट द एसेसुएशन। देखिए जी, दो तीन मैं आपको एसेसुएशन बताऊंगा कि दो तीन ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर पेशेंट के अंदर ना एस्मा प्रेजेंट हो सकता है। वो एसेसुएशन आपने याद रखनी है। पहली एसेसुएशन है जिसको हम कहते हैं एटॉपिक एक्जिमा। एटॉपिक डर्माटाइटिस भी कहा जाता है इसको, एक्टोपिक एक्जिमा भी इसको कहा जाता है ना। डर्माटोलॉजी वाली ये मैडम अभी डर्माटोलॉजी पढ़, इनको आइडिया होगा। ये भी एलर्जिक रिएक्शन है। अब इसमें आपने ना एक चीज याद रखनी, आपके पास एक होगा चिल्ड्रन, मतलब बच्चा होगा। उस चिल्ड्रन के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो एज हो गया, सॉरी बच्चा होगा, इस बच्चे के अंदर स्किन के ऊपर एक्जिमा होगा। ठीक है, एक्जिमा ऑन स्किन, मतलब कि स्किन रैशेज होंगे। बच्चा आपके पास 13-14 साल का, स्किन के ऊपर उसके रैशेज होंगे। ठीक है, और रैशेज होने के साथ साथ ना इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है सर, एस्थमा हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होगी सर, एसोसिएशन होगी है किसकी, आपके पास स्किन एक्जिमा की एस्थमा के साथ। तीन चीजें, बच्चा मतलब एक चिल्ड्रन होना चाहिए, दूसरे नंबर एक्जिमा उसको होना चाहिए, स्किन के ऊपर रैशेज होने चाहिए, और तीसरे नंबर पेशेंट के अंदर एस्थमा होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इसको हम कहते हैं एटॉपिक डर्माटाइटिस एसोसिएटेड एस्थमा। ये चीज आपने याद रखनी है कि जिन बच्चों के अंदर एस्थमा होता है ना, कि उनके अंदर आपने एक्जिमा को देखना होता है कि इनके अंदर स्किन के ऊपर रैशेज तो नहीं है, क्योंकि दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद वन अनदर। और जो दूसरी आपने एसोसिएशन याद रखनी जिसको हम कहते हैं सेम्टर स्ट्राइएड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेम्टर स्ट्राइएड आपने याद रखना है। सेम्टर ये मेडिसिन के अंदर भी है, सर्जरी के अंदर भी है, बेसिक के अंदर भी है, ये सेम्टर ट्राइएड। आपकी पैथोमा ने भी ये सेम्टर ट्राइएड का वर्ड लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इस ट्राइएड के अंदर कितनी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो चूंकि हम एस्मा पढ़ रहे हैं, तो इस सेम्टर ट्राइएड्स के अंदर एस्मा पेशेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर इस पेशेंट के अंदर होगा नेजल पॉलिप्स, कि इसका जो नेजल कैविटी वहां पर पॉलिप्स बने होते हैं, बन जाते हैं। और नेजल पॉलिप के साथ साथ इसको रीनोसाइनोसाइटिस भी होता है, रीनोसाइनोसाइटिस। इसकी जो साइनोसिस होती है वहां पर इन्फ्लामेशन, पहले वैसे स्टार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, वो बाद में नेजल पॉलिप्स बन जाते होते हैं। जिस भी बंदे को बार बार एलर्जिक रिएक्शन होता है ना, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई ये नेजल पॉलिप्स की स्क्रीनिंग वो जरूर करवाए, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन वाले पेशेंट के अंदर नेजल पॉलिप्स होने का चांस ज्यादा होता है।
ठीक है, क्योंकि बार बार आपका जो नेजल कैविटी वो बार बार इरिटेट हो रही होती है, तो उसकी बार बार इरिटेशन की वजह से इट कैन लीड टुवर्ड्स द एबनॉर्मल ग्रोथ लाइक द नेजल पॉलिप्स। ठीक है, एस्थमा है, नेजल पॉलिप्स है, और तीसरी एसोसिएशन क्या है सर, एस्प्रीन। कि पेशेंट ने क्या करता है, जो पेशेंट आपके पास एस्प्रीन यूज करता है, एस्प्रीन यूज करने की वजह से पेशेंट के अंदर एस्थमा और पेशेंट के अंदर नेजल पॉलिप्स की अगर फॉर्मेशन होती है, इसको हम कहते हैं सेम्टर स्ट्राइएट। मैं फिर कह रहा हूँ सेम्टर स्ट्राइएट क्या है, जिसमें तीन चीजें याद रखनी है। किसी भी रीजन, किसी और रीजन की वजह से पेशेंट आपके पास एस्प्रिन या कोई भी एंसिल ले रहा है, स्पेसिफिकली बताया जाता है इसका एस्प्रिन का, वो एस्प्रिन यूज कर रहे हैं, इस एस्प्रिन ने क्या किया कि उस पेशेंट के अंदर उसने नेजल पॉलिप्स या रिनोसाइनोसाइटिस काज करवा दिए, इसके साथ इसने एस्थमा काज करवा दिया। ठीक है, ये एसोसिएशंस है जिसको हम सेम्टर सिंड्रोम या सेम्टर स्ट्राइएट कहते हैं। कैसे डेवलप होता है, क्यों होता है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, but you should remember these three criteria of the सेम्टर स्ट्राइएड, कि अगर पेशेंट एस्प्रिन यूज करेगा, उस पेशेंट के अंदर एस्थमा होने का चांस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं कि सर अब हमारे पास पेशेंट चेस्ट टाइटनेस के साथ, डिस्निया के साथ, ड्राई कफ के साथ आ रहा है, और जब भी ट्रिगर के साथ उसका एक्सपोजर होता है तो उसको सिम्टम आती हैं, जब मतलब ट्रिगर्स नहीं होता तो सिम्टम ठीक हो जाती हैं। मुझे लग रहा है कि इस पेशेंट क्लिनिकल सिम्टम्स की बेस के ऊपर कि इस पेशेंट के अंदर एस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं इसका डायग्नोस करूंगा। डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे सर, वी विल यूज डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस। यहां पर हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस को यूज करेंगे। अब बच्चों जो आपने स्टार्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन यूज करनी है, मैं आपको तीन इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करूंगा स्टार्ट के अंदर। पहली इन्वेस्टिगेशन आपने इसको करवानी है, दैट इज अ चेस्ट एक्सरे आपने करना है इसका। क्या करवाना आपने इसका, चेस्ट एक्सरे। फिर आपने इस पेशेंट की ईसीजी करवा लेनी है, और फिर आपने इसकी एबीजी करवानी है। ये तीन चीजें आपने स्टार्ट के अंदर जरूर करवानी है एक दफा, क्योंकि देखो तीनों को ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक्सरे भी इजीली हो जाता है, ईसीजी भी इजीली हो जाती है, और एबीजी, एबीजी से आपको उसकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का पता चल जाएगा। एक्सरे के ऊपर हमें, मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या चीजें फाइंडिंग नजर आएगी, मतलब हाथ पर इन्फ्लामेशन वगैरह नजर आएगी। और ईसीजी, ईसीजी लिए हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि यार इस पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की वजह से हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो इसलिए हम हार्ट को देखना चाहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इस पेशेंट की ईसीजी जरूर करवा लेते हैं। ठीक है, वैसे ऑप्शनल होता है ईसीजी कराओ या ना करो, लेकिन बेहतर है अगर आप इसकी ईसीजी करवा लो, क्योंकि अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हार्ट के अंदर हुई और उसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर ये सिम्टम आ रही है ना, तो वो पेशेंट का फिर मिस डायग्नोज हो जाएगा, फिर आपसे सही पेशेंट ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए थ्री इजी इन्वेस्टिगेशन ये आपने करवा लेंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर जो पेशेंट की गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, या जिसको हम कहते हैं कि बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, वो कौन सी होती है एस्मा वाले पेशेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। क्या कहा जाता है सर इनको, पल्मोनरी 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 फंक्शन टेस्ट। आपने उस पेशेंट के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम पीएफटी कहते हैं, ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आप कैसे करवाते होते हो, विद द हेल्प ऑफ द स्पायरोमीटरी। स्पायरोमीटरी, अब जो बच्चे अजमी में पढ़ते हैं उनको तो शायद इसका आइडिया होगा कि उनके पास एक ही वो, मतलब के वो छोटी सी मशीन है जिसके अंदर आप फूंक मारते हो, फुल जोर से आप उसके अंदर ना इंस्पायर करते होते, आपके माउथ को ट्यूब लगाई जाती है, पहले आपको कहते हैं डीप इंस्पायरेशन करो, डीप इंस्पायरेशन के बाद आपके मुंह के ऊपर वो ट्यूब सी लगाते हैं, उसके आपने पूरे जोर से ना एक्सपायरेशन करनी होती है। और एक्सपायरेशन करने के बाद हम देखते हैं कि भाई हाँ, ये इसके जो लंग्स है वो कितनी एयर को बाहर निकाल रहे हैं, वो हमें साइड के ऊपर ना जो मीटर होता है वहां से चीजें शो रही होती हैं। स्पायरोमेट्री के अंदर आप दो चीजों को देखते होते हैं, एक हम देखते हैं फोर्स इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, जिसको हम FEV1 कहते हैं, फोर्स इंस्पायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, कि पहले सेकंड के अंदर पेशेंट के लंग्स ने कितनी एयर को बाहर निकाला है। उसके बाद हम इस पेशेंट का क्या देखते हैं सर, टोटल FVC, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, मतलब टोटल कितनी कैपेसिटी। ठीक है, नॉर्मली तो हमारे पास ये 4 लीटर पहले आता है, 5 होता है, इसको हम डिवाइड करूं 4 15 0.1, तकरीबन ये 0.8, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 80%। तो अगर 80% आ रही हो ना इसकी परसेंटेज FE1 और FVC की, तो इसका मतलब ये नॉर्मल होती है। 80%
जो एफवीसी या स्पायरोमेट्री की वैल्यू अगर 80% है तो वो नॉर्मल है। अगर वो बच्चों 80% से कम आती है, क्या सर मैं हमने FEV1 या स्पायरोमेट्री या पल्मोनी फंक्शन टेस्ट करवाया है, अगर वो 80% से कम है, या अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं वो 70% से कम है, इसका मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। क्या है पेशेंट को? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। अगर ये 80% से या 70%, स्पेसिफिकली 70% से कम है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है। अगर ये 80% से ज्यादा है या मतलब 90% से ज्यादा है, तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास सबसे पहले जिसको हम कहते हैं बेस्ट इनिशियल टेस्ट, या जिसको हम कहते हैं कि बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आपके एस्थमा को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, अब आपने जैसे PFT करवाया तो आपको लग गया कि यार इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, क्योंकि ये इनिशियल टेस्ट आपने किया है, वो 70% से कम आ रहा था, तो आपको पता चल गया कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन है इस पेशेंट के अंदर। फिर आप मजीद क्या करते हो एस्थमा को डायग्नोस करने के लिए? उसके लिए मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल गाइडलाइन ढूंढ के लिखी है यहाँ पर, तो हम इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सारी चीजों को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले पेशेंट आया कफ, डिस्निया, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, मतलब एस्थमा की सिम्टम के साथ आता है। एस्थमा की जब सिम्टम के साथ पेशेंट आएगा, आपने उसकी क्या करवानी है? स्पायरोमेट्री करवा लेनी। एडिशनल तो वो दूसरी ECG एक्सरे वगैरह भी आपने करवाना है, लेकिन आपने जो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एस्थमा के लिए ना, वो है आपके पास स्पायरोमेट्री। अब स्पायरोमेट्री के ऊपर अगर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है ना 70% से कम, ये देखो, if there is a obstruction and the FEV1 and FVC फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी वो हमारे पास उसकी रेशियो है वो 70% से कम आ रही, ये इन्वेस्टिगेशन पॉसिबिलिटी है। दूसरी मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है बच्चों, अगर 70% से कम है तो इसका मतलब है कि सर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है पेशेंट के अंदर। अभी मेरे पास मजीद डायग्नोस नहीं हुआ कि पेशेंट COPD की वजह से है, ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से है, प्लेक की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, ट्यूमर की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या एस्थमा की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है। तो मैं क्या करूंगा इस पेशेंट का सर, मैं मजीद इसके टेस्ट करूंगा। 70% ऑब्स्ट्रक्शन होगी है, मजीद आप इसका क्या करोगे सर, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर आपने उस पेशेंट को देना है। आप उस पेशेंट को क्या दोगे? अल्बिट्रोल देनी है आपने उस पेशेंट को। अब जैसे आपने अल्बिट्रोल दी, तो उस पेशेंट की जो मतलब के सिम्टम है वो ठीक होती हैं। अल्बिट्रोल देने की वजह से पेशेंट की जो सिम्टम्स है मतलब कि वो रिवर्सिबल है। इसका मतलब है कि पेशेंट आपका एस्थमा का है। पेशेंट हमारे पास क्या है? एस्थमा का। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल? तो बात को जरा समझे। मैंने आपको क्या बताया कि हमने उसकी क्या की है, 70% ऑब्स्ट्रक्शन थी ना बच्चों, 70% ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना हमारे पास यहाँ पर एस्थमा के पेशेंट के अंदर। आपने क्या किया, उसको अल्बिट्रोल दी, हमने उस पेशेंट को अल्बिट्रोल दी। अब अल्बिट्रोल क्या है हमारे पास, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, ये आपके ब्रोंक्यूल्स को ना डायलेट करेगी। जब ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगी तो हमारे पास जो एक्सपायरेशन है ना वो इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आपके पास अल्बिट्रोल देने के बाद एक्सपायरेशन इंप्रूव होती है कितनी, मोर देन 12%। मतलब पहले 70 थी, अब 70 के अंदर लेट्स सपोज मैं ऐड कर देता हूँ 12, तो ये मेरे पास अराउंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अराउंड 80% ये आपके पास परसेंटेज मिल गई है। तो अगर एल्बिट्रोल देने के बाद पेशेंट की सिम्टम ठीक होती हैं, इसका मतलब है पेशेंट एस्थमा का है। अल्बिट्रोल देने के बाद 10 to 12% आपके पास वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की जो रेशियो आ रही है वो इंक्रीज होती है, तो पेशेंट हमारे पास कंफर्म्ड है कि वो एस्थमा का पेशेंट है। लेकिन अगर एल्बिट्रोल देने के बावजूद सिम्टम ठीक नहीं हो रही, तो वो पेशेंट हमारे पास किसका है, वो COPD का है। क्योंकि हमने देखो ये जो FEV1 और FVC 70% से अगर ये 70% आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इसका ये मतलब नहीं कि वो एस्थमा है। अब उसमें से मैंने एस्थमा को कैसे निकालना है, मैं उसको पेशेंट को दूंगा ब्रोंकोडायलेटर या एल्बिट्रोल दूंगा। अगर एल्बिट्रोल देने के बाद 12% उसमें इंक्रीज आ जाता है, मतलब 70 से तकरीबन वो 80% हो जाता है, इसका मतलब है जी पेशेंट एस्थमा का है। क्योंकि एस्थमा का पेशेंट जो होता है वो एपिसोडिक सिम्टम होती है, उसके जो ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन होती है तो सिम्टम ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो पेशेंट को अल्बिट्रोल देने के बाद सिम्टम ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, पेशेंट COPD का है। देखिए कितनी प्यारी इन्वेस्टिगेशन है कि हमने एक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट डायग्नोस के ऊपर आप पहुंच रहे। आपकी बुक ने सिर्फ 70% लिखा हुआ है, भाई 70% के बाद तो वो तो मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बता रहा है, वो ये थोड़ा बता रहा है कि पेशेंट में एस्थमा है। तो फिर उसमें से एस्थमा निकालने के लिए आप उस पेशेंट को अल्बिट्रोल देते होते। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं बच्चों कि आपके पास पेशेंट की सिम्टम एस्थमा वाली हैं, मैंने स्पायरोमेट्री करवाई लेकिन स्पायरोमेट्री उसकी नॉर्मल आई।
मैंने क्या कहा, पेशेंट की मैंने स्पायरोमेट्री करवाई, मतलब पीएफटी उसके करवाए हैं, तो पेशेंट की जो वैल्यू है वो ठीक आई है, मतलब FeV1 बटा FVCN वो आपके पास नॉर्मल है, लेट्स सपोज वो 80% आई है। लेकिन अब यहाँ पर अगर तो कोई आम सा डॉक्टर वो क्या कहेगा, भाई स्पायरोमेट्री ठीक है, पेशेंट को एस्थमा नहीं हो सकता। लेकिन अगर अच्छा डॉक्टर है, गुड डॉक्टर, वो क्या करेगा, भाई सिम्टम एस्थमा की है, एपिसोडिक आ रही है, लेकिन अगर स्पायरोमेट्री ठीक है, लेकिन स्टिल पेशेंट में पॉसिबिलिटी है कि इसमें एस्थमा हो सकता है, तो स्पायरोमेट्री नॉर्मल आने के बाद फिर आप क्या करोगे, आपने करना है नेक्स्ट चैलेंज टेस्ट। वो नेक्स्ट चैलेंज टेस्ट हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। क्या करना है आपने उस पेशेंट के अंदर, मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करना, अगर स्पायरोमेट्री नॉर्मल आती है। अगर स्पायरोमेट्री कम आ रही है, अल्बिट्रोल दो, अल्बिट्रोल देने के बाद सिम्टम ठीक है तो एस्मा का है। अगर हमारे पास स्पायरोमेट्री ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना, उस पेशेंट का मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करना। अब मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट आपका एस्मा का है। अगर ये हमारे पास ब्रोंको ये मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब कि यार हाँ वाकई उस पेशेंट के अंदर ना एस्मा नहीं है, एस्मा की सिम्टम उस पेशेंट के अंदर है, सिर्फ सिम्टम जो आ रही है वो किसी और वजह से आ रही है, वो एस्मा की वजह से नहीं है। जब आपके पास क्या आएगा, मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा तो एस्मा नहीं है, मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो पेशेंट में एस्थमा प्रेजेंट है। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पीएफटी नॉर्मल है, लेकिन स्टिल पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, उस पेशेंट के अंदर एस्थमा प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसको डायग्नोज करने के लिए आप मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करते हो। अब देखो मैथाकोलिन पता क्या करती है, ये ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, ये आपके पास ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है। अब हमने क्या बात की थी कि सर स्पायरोमेट्री मतलब 80% नॉर्मल पेशेंट के अंदर पीएफटी की वैल्यू आ रही है, तो जब नॉर्मल आएगी तो आपने क्या करना है, मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करना, आपने इस पेशेंट को मैथाकोलिन देनी है। अब बच्चों जो मैथाकोलिन होती है ना, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है। मैथाकोलिन क्या करती है सर, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है। और मैथाकोलिन देने के बाद अगर इस पेशेंट की ये वाली जो रेशियो है, ये 20% से ज्यादा कम होती है, क्या ये 20% से ज्यादा कम होगी, लेट्स सपोज ये 80 से हमारे पास दोबारा किसने पे चली जाती है, 60 के ऊपर, मैथाकोलिन देने के बाद दोबारा फिर आप इसका पीएफटी के करते हो, और दोबारा पीएफटी करने के बाद हमें अगर ये 60% मिलती है, मतलब 20% से ज्यादा कम हो रही है, वो 60 हो सकता है, 55 हो सकता है, 50 हो सकता है, तो अगर ये 20% से ज्यादा कम हो रही है, इसका मतलब पेशेंट में एस्मा प्रेजेंट है। अल्बिट्रोल देने के ऊपर अगर वो इंक्रीज हो रही है तो एस्मा प्रेजेंट है। अगर वो हमारे पास मैथाकोलिन देने के बाद 20% वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है पेशेंट में स्टिल एस्थमा प्रेजेंट हो सकता है। ये बहुत प्यारी गाइडलाइन है जो आपने याद रखनी है, क्योंकि ये हर तरीके से आपके एस्थमा के पेशेंट को डायग्नोज कर लेगी, आपको मिस डायग्नोज नहीं होने देगी। सिम्टम स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री अगर नॉर्मल है मतलब 70% है, तो आपने पेशेंट का अल्ब्यूट्रोल वाला टेस्ट करना है। अगर ये ठीक है तो मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करना है। मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करने के बाद अगर मैथाकोलिन पॉजिटिव आता है, पेशेंट में एस्थमा प्रेजेंट है, अगर वो नेगेटिव आता है तो पेशेंट में एस्थमा प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये पेशेंट क्या हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सरे भी करवाना है। अब देखो, जब आप इसका एक्सरे करोगे तो आपको क्या मिलेगी एक्सरे के ऊपर, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। आपको जो लंग्स है वो काफी ज्यादा ब्लैक्स नजर आएंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एयर ट्रैप है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने उस पेशेंट की ना एबीजी करवानी है, आर्टीरियल ब्लड गैसेज आपने चेक करनी है। और आर्टीरियल ब्लड गैसेज जब आप चेक करोगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम या ज्यादा होगी ना। तो स्टार्ट के अंदर उस पेशेंट की कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारे पास सर, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेट कर रहा होता है, वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा होता है, उसके एब्डोमिनल मसल्स ठीक होते हैं, डायफ्राम ठीक होता है, नेक के मसल ठीक होते हैं, तो वो जोर जोर से क्या कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा होता है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है। तो जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा ना, हाइपर वेंटिलेशन करता है, तो उसकी जो एबीजीज है वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलती है तो पेशेंट की जो पीएच है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो तो रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। अब बार बार बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल निकाल के आपके जो मसल्स हैं वो फटीग हो गए, अब वो ना आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को या एयर को बाहर नहीं निकाल, अब वो एयर को बाहर नहीं निकाले। जब आप एयर को बाहर नहीं निकालोगे तो पेशेंट में क्या होगा, वेंटिलेटर फेलियर, जिसको मैं क्या कहता हूँ, हाइपोवेंटिलेशन। जब आप हाइपोवेंटिलेशन करोगे तो अब क्या होगा सर, अब पीएच, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी तो पीएच क्या हो जाएगी, पेशेंट की ड्रॉप हो जाएगी, और अब पेशेंट के अंदर क्या नजर आएगा,
रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। क्या नजर आएगा पेशेंट के अंदर? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो अगर आपको पेशेंट का रिस्पायरेटरी एबीजी करने के बाद रिस्पायरेटरी एसिडोसिस मिलता है तो पेशेंट को आपने समझना कि भाई कंडीशन वर्स है, क्रॉनिक एस्थमा है इस पेशेंट को, क्योंकि अब इसके जो मसल्स हैं वो भी यूटिलाइज कर करके फटीग हो चुके हैं, जो इस पेशेंट को रिस्पायरेशन में हेल्प अब नहीं कर रहे। ठीक हो गया बच्चों? ये चीजें आपने क्या रखनी है यहाँ पर डायग्नोज के अंदर याद रखनी है। चेस्ट एक्सरे हो गया, एबीजी हो गया, और स्पायरोमेट्री पल्मोनी फंक्शन टेस्ट सिंपल। और पल्मोनी फंक्शन टेस्ट की अप्रोच हमने इस तरीके से करनी, डोंट फॉलो द बुक, फॉलो दिस गाइडलाइन जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ये गाइडलाइन इंशाल्लाह आपको कभी भी मिस डायग्नोज करने में इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं होगी, ये हमेशा आपको सही डायग्नोज करेगी, क्योंकि आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बुक्स लिख देती हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन कराओ, कब करवानी है, कौन सी करवानी है, ये नहीं लिखती होती। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट आते हैं कि सर इस पेशेंट को हम ट्रीट कैसे करेंगे। अब एस्थमा का पेशेंट है, डायग्नोस हो गया है, इस पेशेंट को हमने ट्रीट कैसे करना है। तो बच्चों ट्रीटमेंट के लिए ना हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। यहां पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या सर? एक कंडीशन है कि या तो पेशेंट हमारे पास आता है एक्यूट सिम्टम के साथ, एस्थमा का पेशेंट है, या तो वो हमारे पास आ सकता है एक्यूट सिम्टम के साथ, जिसको हम लिखते होते हैं एक्यूट एक्जाकर्बेशन। जब मतलब पेशेंट एक्यूट सिम्टम के साथ आया हुआ, एक्यूट एक्सेजरेशन, या पेशेंट हमारे पास आ सकता है क्रॉनिक एक्सेजरेशन के साथ। तो मतलब पेशेंट को ना काफी पुराना एस्थमा, कुछ 6 मंथ या कुछ 6 मंथ तो नहीं लगेंगे, वैसे ज्यादा ही टाइम लगेगा, तो 2-3 साल की पेशेंट की हिस्ट्री होगी है ना इसकी एस्थमा की। ठीक है? ऑन दी अदर पेशेंट हमारे पास ना एक्यूट सिम्टम के साथ आ रहा है। अब एक्यूट वाले के साथ और ट्रीटमेंट होगा, जो क्रॉनिक होगा उसके अंदर हमारा ट्रीटमेंट और होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सर अब हम बैठे हुए हैं इमरजेंसी के अंदर है, और पेशेंट मेरे पास वहां पर आता है, वो पेशेंट हमारे पास सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसको पेशेंट को ड्राई कफ हो रही है, साथ पेशेंट के अंदर ना चेस्ट टाइटनेस हो रही है। ठीक है? आपने पीएफटी करवाया तो मुझे पता चला पेशेंट के अंदर क्या है सर? एस्थमा का, एस्थमा है पेशेंट के अंदर, एक्यूट सिम्टम के साथ आ रहा है। जब एक्यूट सिम्टम के साथ आएगा तो उस पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले बच्चों आपने उसको देनी है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। क्या करनी है? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है, ताकि जो उसको हाइपोक्सीमिया वाला प्रॉब्लम है ना, वो उस पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के साथ साथ आपने इस पेशेंट को देना है साबा। अकेली ऑक्सीजन नहीं देनी, ऑक्सीजन के साथ आपने साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देना है, और वो साबा कौन सा है? अल्बिट्रोल। ऑक्सीजन के साथ आपने इस पेशेंट को अल्बिट्रोल देना है, ताकि जो अल्बिट्रोल आप उसको दोगे ना तो ये ब्रोंकोडायलेटर है, ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगा। जब ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा तो वो हमारे पास ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी और वहां से गैसेस एक्सचेंज होगा, पेशेंट का हाइपोक्सीमिया इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है? ऑक्सीजन आपने देनी है, अक्यूट सिम्टम के साथ आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ आपने साबा देना है। और अगर साबा देने के बाद सिम्टम ठीक नहीं हो रही तो आपने फिर पेशेंट को ले जाना स्टीरॉइड्स की तरफ, क्योंकि हमें पता है स्टीरॉइड्स क्या करते हैं। स्टीरॉइड्स बच्चे आपके सारे इन्फ्लामेटिव मीडिएटर्स, वही इंटरल्यूकन 4, 5, ल्यूकोट्राइन्स, एसिनोफिल्स, सबको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एस्मा वाला पेशेंट है ना, इसका स्टीरॉइड्स की वजह से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो अगर साबा काम नहीं कर रहा तो आपने उस पेशेंट को स्टीरॉइड्स मतलब कि ब्यूटीसोनाइड, जो हम इसके अंदर स्टीरॉइड यूज करते हैं वो है ब्यूटीसोनाइड, ब्यूटीसोनाइड। ठीक है? और ये ब्यूटीसिनाइड क्या करता होता है? ये आपके पास वही है कि जो क्या उसको कहते हैं, जो कॉक्स लॉक्स को इनहिबिट करता है ना, आपके पास वो स्टीरो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बनते हैं ना, ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे ना, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बनेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये साबा, लाबा, लाबा तो नहीं, साबा और स्टीरॉइड्स आ गए। इसके अलावा अगर स्टीरॉइड्स देने के बाद भी बच्चे उसने कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्स शो नहीं किया तो आपने उस पेशेंट को देनी है आईवी मैग्नीशियम। आईवी मैग्नीशियम, क्योंकि जो आईवी मैग्नीशियम है ये भी ब्रोंकोडायलेटर है। ये क्या? ये ब्रोंकोडायलेटर है, और ये हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स पेशेंट को शो करेगा। ठीक है बच्चों? ये चीज आपने यहाँ पर याद करनी। एक्यूट सिम्टम के साथ आएगा तो पेशेंट को आपने ये चीजें देनी है। बात पता हम क्या करते हैं, हम स्टीरॉइड्स अगर प्रेजेंट नहीं है ना तो हम उस पेशेंट के साथ ना साबा के साथ मतलब कि इप्राट्रोपियम ऐड कर देते हैं, जो आपके पास एंटी मस्करीनिक है, इप्राट्रोपियम। अगर आपके पास स्टीरॉइड्स नहीं है
तो आपने इप्राट्रोपियम उस पेशेंट के अंदर यूज करनी होती है, क्योंकि एक दफा ब्रोंकोडायलेटर हो रहा है, दूसरे दफा मस्करीनिक रिसेप्टर भी जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं आप उनको इनहिबिट भी कर रहे हैं, ठीक है, वो एंटी मस्करीनिक ड्रग्स होती हैं, जैसा कि इप्राट्रोपियम इप्राट्रोपियम होती है, टीओट्रोपियम होती है, लेकिन ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं ना वो साबा और इप्राट्रोपियम का हम यूज करते हैं एक्यूट सिम्टम के साथ। वैसे क्रोनिक के अंदर भी हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देनी है, साबा देनी है सर, अगर मेरे पास साबा से काम नहीं चल रहा तो स्टीरॉइड्स देने हैं, अगर मेरे पास स्टीरॉइड्स भी नहीं है तो आईवी मैग्नीशियम दे देनी है, अगर आपके पास स्टीरॉइड और मैग्नीशियम नहीं है तो आपने साबा और इप्राट्रोपियम का क्या करना है, कॉम्बिनेशन दे देना है। लेकिन एक काम जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करना, वो क्या, आपके पास सिर्फ ना, जैसा कि पाकिस्तान के क्लिनिक्स या ये बीएचपी हॉस्पिटल्स के अंदर पड़ा होता है या टीएचपी लगा लेते हैं, आपने पेशेंट को अकेली इप्राट्रोपियम नहीं देनी होती, अकेली इप्राट्रोपियम नहीं देनी होती। ये एस्मा वाले पेशेंट के अंदर ना इप्राट्रोपियम सिंगल मतलब अलोन इप्राट्रोपियम ये आपके पास ना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये आपने उस पेशेंट को कभी भी नहीं देनी होती, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एक्यूट सिम्टम वाला पेशेंट आया, आपने उसको मैनेज कर लिए। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट कि सर जो क्रोनिक एस्मा का पेशेंट है या क्रोनिक एक्साकर्बेशन का पेशेंट, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जो एस्मा है ये ज्यादातर ये क्रोनिक सिम्टम है, पेशेंट आया एक दफा आपने उसको मतलब मैनेज कर लिया, लेकिन पेशेंट को एस्मा है तो आपने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या उसका पेशेंट का चलाना है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, जिसके लिए मैं लिखता हूँ क्रोनिक एस्थमा ट्रीटमेंट। जब आपने लॉन्ग टर्म के ऊपर डालना है तो कौन कौन सी ड्रग्स के ऊपर डालना है और किस स्टेज के ऊपर आपने कौन सी ड्रग्स ऐड करनी है, ये आपने यहाँ पर बात याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एस्मा की स्टेजिंग है और मेंटेनेंस ड्रग है, ज्यादातर डॉक्टर्स ने ये चीज बोलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज हमने इसको नहीं बोलना। बुक्स ने इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ, लेकिन हमने इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। देखो बच्चों, क्रोनिक एस्मा का जो पेशेंट है ना, इसको ट्रीटमेंट करने से पहले आपने पहले दो चीजें देखनी है। मैं दो चीजें आपको रिकमेंड करूंगा। पहले क्या चीजें देखनी है कि पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स पेशेंट की इंटरमीडिएट है या परसिस्टेंट है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। सिम्टम्स इंटरमीडिएट है। अब देखो आप पेशेंट ये जो क्रोनिक वाला है ना, ये आपके पास वहां पर मतलब कि ये वाले जो पेशेंट होते हैं ये आपकी वार्ड्स के अंदर आते हैं, ये इमरजेंसी में नहीं आते। वार्ड्स में आके आपको कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे ना कल ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, सांस लेने में कल मुझे दिक्कत हुई थी, या मुझे परसों रात को ना सांस लेने में दिक्कत हुई थी। तो अब आपने उसका डायग्नोज इन्वेस्टिगेशन वगैरह की तो आपको पता चला कि यार ये पेशेंट ना क्रोनिक एस्थमा का है। तो क्रोनिक एस्थमा अब आपने इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के ऊपर डालना है ना, तो वो आपने किस तरह डालना है। पहली चीज आपने देखनी है सिम्टम्स इस पेशेंट की इंटरमीडिएट है। पेशेंट की सिम्टम्स इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है, नॉट कंटिन्यू, मतलब कभी होती है कभी नहीं होती। दूसरी तरफ आपने देखना है कि इस पेशेंट की जो सिम्टम है वो परसिस्ट है, परसिस्टेंट और परसिस्टेंट ऑफ सिम्टम, कि सिम्टम बिल्कुल कंटिन्यू है मतलब। तो दो चीजें आपने देखेंगे, इंटरमीडिएट है या पेशेंट की जो सिम्टम है वो हमारे पास परसिस्ट है। फिर परसिस्ट के अंदर भी आपने एक दो चीजें और देखनी है कि जो इस पेशेंट की कंटिन्यूसली सिम्टम आ रही हैं वो माइल्ड है या वो मॉडरेट है या वो स्वीयर है। अगर आपको ये क्राइटेरिया याद है तो इंशाल्लाह आपको जो क्रोनिक एस्मा वाला पेशेंट है उसको आप हमेशा अच्छी डोजेज के ऊपर डालोगे, हमेशा आप उसको अच्छे ट्रीटमेंट के ऊपर डालोगे। क्योंकि जो एस्मा वाला पेशेंट है ना बच्चों, एक बात याद रखना, हमने इसकी बार बार ड्रग्स हमें ना इसकी चेंज करनी पड़ती है। तो फिर हम किस, हमारे पास ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए ना जिसकी बेस के ऊपर मैं इसकी ड्रग्स को चेंज कर सकूं। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन जो पहली चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि जो उसकी सिम्टम्स है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब है कभी होती है कभी नहीं होती, उसका आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट करना है। दूसरी जो चीज आपने देखनी है वो है कि पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट है, तो उसका जो आपने ट्रीटमेंट करना है वो आपने डिफरेंट करना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जी, अगर पेशेंट की सिम्टम्स इंटरमीडिएट है, अगर पेशेंट की सिम्टम्स क्या है इंटरमीडिएट, मुझे यहाँ पर लाइन लगाने दे। इन केस पेशेंट की सिम्टम्स अगर आपको इंटरमिटेंट मिलती हैं तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, और अगर आपको उसकी सिम्टम्स कंटिन्यू मिलती हैं तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड की तरफ लिख रहा हूँ इंटरमीडिएट सिम्टम्स, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट सिम्टम्स। अब इसके ऊपर मैं क्यों इतना ज्यादा टाइम खपा रहा हूँ अभी आपको आइडिया हो जाएगा जब आप एग्जैक्ट इसका ट्रीटमेंट कर दोगे इस पेशेंट। इंटरमीडिएट और दूसरी तरफ है सर परसिस्टेंट सिम्टम्स।
persistent symptoms। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ना इन ये जो इंटरमीडिएट और जो परसिस्टेंट होते हैं ना, इनको हम स्टेप वाइज ट्रीटमेंट इनका करते हैं, ठीक है जी। तो जो सबसे पहला आपका स्टेप होता है ना, स्टेप वन, जो हमारे पास क्या है, नंबर वन स्टेप आपने स्टार्ट करना है बच्चों। इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, नंबर वन होता है ओनली साबा। नंबर वन क्या होता है सर, ओनली साबा। साबा का क्या मतलब है कि इस पेशेंट को साबा पीआरएन के ऊपर आपने डालना है। साबा का क्या है सर, अल्बिट्रोल। तो अगर कहीं पर लिखा जाता है एस्थमा का पेशेंट है और वो स्टेप वन ट्रीटमेंट के ऊपर है, वो स्टेप वन थेरेपी के ऊपर है, तो आपको उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि उस पेशेंट को सिर्फ अल्बिट्रोल दी जा रही है, उसको सिर्फ अल्बिट्रोल दी जा रही है, और वो अल्बिट्रोल उस पेशेंट को पीआरएन दी जा रही है। पीआरएन का क्या मतलब होता है, पीआरएन का मतलब है जब उसको चाहिए होती है। ये कोई मतलब कुछ इटालियन वर्ड है पता नहीं, पर रेक्टा ओना कोई इस तरह, नाजा इस तरह को इसका मतलब होता है, लेकिन हम अपनी जुबान में समझें तो इसका मतलब होता है जब आपको उसकी जरूरत होती है। लेट्स सपोज पेशेंट एस्थमा का है, उसका एलर्जन के साथ एक्सपोजर हुआ, उसमें सिम्टम आना शुरू होगी, तो उसी दौरान उसने क्या करना, उसको यूज करना है, आगे पीछे यूज नहीं करना। जब सिम्टम आएंगे उसी दौरान सिर्फ यूज करना है। इसके लिए हम यूज करते हैं साबा पीआरएन। जब उसको सिम्टम आएंगे तब उसने यूज करना है, ठीक है। ये होता है स्टेप वन ट्रीटमेंट। जो आपके पास इंटरमीडिएट सिम्टम वाले पेशेंट्स होते हैं ना, इंटरमीडिएट सिम्टम वाले पेशेंट का क्या मतलब है, जिनको कभी कभी सिम्टम्स होती हैं, लेकिन इसका भी क्राइटेरिया, जो कभी कभी सिम्टम होंगी वो कितनी है वो आपने देखनी है यहाँ पर। अगर उस पेशेंट के अंदर एक हफ्ते में 2 दफा सिम्टम आती हैं, 2 डेज सिम्टम पर वीक, हफ्ते में 2 दिन आ रही है ना, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यू तो नहीं है ना, इंटरमीडिएट है। अगर उसको हफ्ते में 2 दिन सिम्टम आ रही है, या अगर उस पेशेंट को मतलब कि महीने में 2 दफा सिम्टम आ रही है लेकिन वो नाइट टाइम है, ये है पहला क्राइटेरिया आपकी इसका इंटरमीडिएट का। हफ्ते में 2 दफा सिम्टम आ रही हैं, और ये डॉक्टर भाई पूछते होते हैं पेशेंट की पूरी हिस्ट्री के अंदर। अगर हफ्ते में 2 दफा सिम्टम है, मतलब कि उसको मंडे को सिम्टम आई थी और उसको थर्सडे को सिम्टम आई थी, तो इसका मतलब है ये इंटरमीडिएट सिम्टम है। जहाँ फिर वो बताता है कि डॉक्टर साहब मतलब मुझे उस रात मतलब 26 तारीख की रात को मुझे क्या था, सिम्टम आई थी इस तरह एस्थमा की। फिर आपको आप पूछेंगे कि हाँ भाई ये 30 दिनों के अंदर आपको कितनी दफा सिम्टम आई। अगर वो आपको बताते हैं कि 2 दफा रात के टाइम आई थी, तो इसका भी मतलब है ये पेशेंट के अंदर इंटरमीडिएट सिम्टम है, इंटरमीडिएट एस्थमा इस पेशेंट के अंदर। तो जो इंटरमीडिएट एस्थमा वाला पेशेंट होता है, आपने उसका स्टेज वन ट्रीटमेंट करना होता है। क्या करना आपने उसका, इंटरमीडिएट वाले पेशेंट का स्टेज वन ट्रीटमेंट आपने करना है, इसका स्टेज वन ट्रीटमेंट हम इसका लिखेंगे स्टेज वन। अब आपको समझ आई मैं वो क्यों इतना खपा कर रहा था ऊपर, कि इसका हमने लिखना है स्टेप वन ट्रीटमेंट, स्टेप वन ट्रीटमेंट। और आपको पता है स्टेप वन ट्रीटमेंट क्या है, कि इसको सिर्फ हमने अल्बिट्रोल देनी है, और अल्बिट्रोल इसको देने के जब आपको सिम्टम आएंगे आपने यूज करनी। हाउ ब्यूटीफुल दिस कंसेप्ट इज, कितनी प्यारी गाइडलाइन हो रही है, इतना हमने जबरदस्त उसका डायग्नोस किया, उसके बाद हमने उसका अभी ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसे ही नहीं हमने उसको अल्बिट्रोल लिख के दे देनी है, हम उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेंगे, हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि इंटरमीडिएट एस्थमा है या पेशेंट का परसिस्टेंट एस्थमा की सिम्टम आ रही है। अगर इंटरमीडिएट आती है मतलब हफ्ते में 2 दफा आती है, या महीने में 2 दफा रात के टाइम आती है, इसका मतलब इंटरमीडिएट सिम्टम है। और इंटरमीडिएट सिम्टम वाले पेशेंट का हमने स्टेप वन थेरेपी करनी होती है। और स्टेप वन थेरेपी क्या होती है सर, ओनली अल्बिट्रोल व्हेन एवर दिस पेशेंट हैज सिम्टम्स। ये है ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट ऑफ द एस्थमा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वाले के अंदर हमने सिर्फ स्टेप वन थेरेपी करनी होती है। अब बात करते हैं हमारे पास सर परसिस्टेंट सिम्टम्स। अब मैंने आपको परसिस्टेंट का दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया था, कि सर जो परसिस्टेंट वाला पेशेंट है ना, इसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन होती हैं। परसिस्टेंट वाले के अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन होती हैं। परसिस्टेंट हमारे पास माइल्ड हो सकती हैं, मतलब कंटिन्यू सिम्टम है, ये माइल्ड ये सिम्टम हो सकती हैं, ये हमारे पास मॉडरेट हो सकती हैं, ये हमारे पास सीवियर हो सकती हैं, ठीक है। अब जो माइल्ड परसिस्टेंट सिम्टम है सर, उनका क्या क्राइटेरिया, जो हमारे पास माइल्ड सिम्टम होती हैं, ये यहाँ पर लेस देन 2 डेज था ना, अगर मोर देन 2 डेज पर वीक है, हफ्ते में 2 दफा से ज्यादा मतलब 3 दफा उस पेशेंट को सिम्टम आएंगे, तो वो फिर हमारे पास माइल्ड परसिस्टेंट में कंसिडर होता है। या उस पेशेंट को मोर देन 2 नाइट्स पर मंथ आती है, तो हमारे पास माइल्ड परसिस्टेंट सिम्टम की क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास मॉडरेट है, मॉडरेट वाले का सर क्या क्राइटेरिया है, मॉडरेट वाले का क्राइटेरिया ये है
कि उस पेशेंट को मतलब के डेली सिम्टम आएंगे। इसको मैं यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। कम ऑन। मॉडरेट वाले का क्या क्राइटेरिया सर? मॉडरेट वाले का क्राइटेरिया कि उसको डेली सिम्टम आए, यहाँ पर डेली सिम्टम आए। और यहाँ फिर क्या है कि हफ्ते में हर मतलब हफ्ते में एक दफा नाइट टाइम सिम्टम आए। यहाँ पर था महीने में 2 दफा नाइट की, यहाँ पर है हफ्ते में अगर एक दफा आ जाए उसको। यहाँ क्या है कि उसको अगर डेली सिम्टम आ रही है ना, दिन टाइम डेली सिम्टम आ रही है, तो वो मॉडरेट एस्थमा का पेशेंट है। और उसके अलावा जो हमारे पास डेली सॉरी सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर सिम्टम क्या है सर? फ्रीक्वेंट, मतलब दिन के अंदर भी फ्रीक्वेंट, दिन के अंदर भी पेशेंट को मल्टीपल सिम्टम आ रही है। और ये पेशेंट की सिम्टम बिल्कुल रुक ही नहीं रही, मतलब कंटिन्यू है सिम्टम। दिन में लेट्स सपोज उसको 9 बजे भी सिम्टम आई है, 12 बजे भी आई है, 3 बजे भी आई है, उसको 6 बजे भी आई है, मतलब एक दिन में उसके 4 एपिसोड हो गए। तो ये वाला जो पेशेंट होता है ना, इसको हम कहते हैं सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट। माइल्ड का क्राइटेरिया देखो, सबसे पहले इंटरमीडिएट का सिंपल क्राइटेरिया हफ्ते में 2 दफा, 2 दफा से कम। अगर 2 दफा से ज्यादा हो जाए वो माइल्ड है। और अगर उसको डेली सिम्टम आ रही है वो मॉडरेट है। और अगर डेली मल्टीपल सिम्टम आ रही है तो वो हमारे पास सीवियर होगा, वो हमारे पास सीवियर होगा। अब इनका ना हमने स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे हमने इंटरमीडिएट का किया था, अब हमने परसिस्टेंट वाले का करना होता है। जो आपके पास होता है ना माइल्ड परसिस्टेंट जिसकी सिम्टम होती है, ये वाला जो क्राइटेरिया होता है, इस पेशेंट के अंदर हमने स्टेप 2 ट्रीटमेंट करना है। यहां पर हम लिखेंगे ट्रीटमेंट, इन सब का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर जो माइल्ड 2 वाला है ना, इसके अंदर होगा स्टेप 2 थेरेपी। इसके अंदर आपने स्टेप 2 थेरेपी करनी, स्टेप 2 थेरेपी। इसी तरह जो आपके पास मॉडरेट वाला होता है, मॉडरेट में हम करते हैं स्टेप 3 थेरेपी। और जो हमारे पास सीवियर वाला होता है, इसके अंदर हम स्टेप 4 5 6 तीनों को अप्लाई करते होते हैं। स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6 ट्रीटमेंट, ये हम सीवियर वाले के अंदर करते हैं। अब सर ये होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो माइल्ड परसिस्टेंट सिम्टम वाला पेशेंट है ना, इसके अंदर हमने स्टेप 2 ट्रीटमेंट करना है। स्टेप 2 ट्रीटमेंट क्या बच्चों, यहाँ पर देखो। स्टेप 2 में आपने करना है कि एक आप उस पेशेंट को आपने लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर डालना है। क्या करना सर हमने उस पेशेंट को? लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर हम इस पेशेंट को डालते हैं। आपने ये वाला क्राइटेरिया याद रखना है, बुक वाले क्राइटेरिया को आपने फॉलो नहीं करना। क्या करना है स्टेप 2 के अंदर? आपने सिर्फ सिंपल उस पेशेंट को लो डोज, ये डोजेस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई जान, यहाँ पर डोजेस भी हमारे पास मैटर करती हैं। अगर लेट्स सपोज 10 mg दे रहा हूँ, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि अब यहाँ पर आप 10 mg लिख ही लो, मैं बता रहा हूँ लो डोज, वो मतलब डिपेंड करता है उसकी एज के वेट के ऊपर, जैसे हम डोजेस को एडजस्ट करते होते हैं। तो स्टार्ट के अंदर आपने उस पेशेंट को स्टेप 2 वाले को लो डोज स्टीरॉइड्स देने, जैसे कि ब्यूडोसिनाइड होता है, और ये इनहेलर फॉर्म के अंदर होता है। और ये किसको देना है? ये सर हमने देना है हमारे पास जो पेशेंट है माइल्ड परसिस्टेंट वाला, जिसके अंदर आगे हमने लिखा हुआ है स्टेप 2 थेरेपी। स्टेप 1 में क्या था? अल्बिट्रोल। स्टेप 2 थेरेपी में आपने क्या ऐड करना होता है सर? लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, जैसा कि ब्यूडोसिनाइड होता है। शहबाज भाई, जी जी। ये अल्बिट्रोल के साथ ही ऐड होंगे? नहीं नहीं मैडम, इसको हम सिर्फ देखो, आपने ना अक्सर शायद एस्मा वाले पेशेंट देखे होंगे या नहीं, उनके पास ना इनहेलर होता है। अब कुछ के पास इनहेलर होता है जिसमें अल्बिट्रोल होता है, सिंपल जिसमें अल्बिट्रोल होता है। और वो जिसमें सिंपल अल्बिट्रोल होता है वो स्टेप 1 थेरेपी का पेशेंट होता है, मतलब उसकी पॉकेट में होता है, जब उसको सिम्टम आती है तो वो उसको ना मतलब इनहेल कर लेता है। इसी तरह जो हमारे पास ये पेशेंट होता है ना स्टेप 2 वाला, इसमें जो इनहेलर होता है वो उसमें सिंपल स्टीरोइड होता है। स्टेप 2 के अंदर सिंपल स्टीरोइड होगा, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे जिसके अंदर हमने इनको ऐड भी करना है। जिसकी माइल्ड सिम्टम है ना, माइल्ड परसिस्टेंट, हफ्ते में 2 दफा आ रही है, या हफ्ते में एक दफा, मतलब 2 दफा रात को, 2 दफा से ज्यादा टाइम आ रही है, तो स्टेप 2 होगा, वो हमारे पास माइल्ड परसिस्टेंट है। और उसमें हमने स्टेप 2 ट्रीटमेंट याद रखना है। और स्टेप 2 ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। आगे सर बात करते हैं कि अगर मैंने देखा कि पेशेंट के अंदर जो सिम्टम है वो पेशेंट की स्टेप इसकी है मॉडरेट परसिस्टेंट की,
और मॉडरेट परसिस्टेंट मैंने क्या बताया था, रोजाना, कोई ये नहीं कि हफ्ते में 2 या 3 दफा हो रही है, रोजाना सिम्टम आ रही है। वो बताएगा सर, मतलब कि पिछले 10 दिन से मुझे रोजाना 12 बजे सिम्टम इसकी आ रही है, लेट्स वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 12 बजे या 10 बजे सिम्टम्स आ रही हैं, लेकिन डेली आ रही है। और डेली है तो सर ये हमारे पास मॉडरेट परसिस्टेंट का पेशेंट है। तो मॉडरेट परसिस्टेंट जो एस्मा होता है, इसकी आपने करनी होती है स्टेप 3 ट्रीटमेंट। आप अगर आप नोटिस करो तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रीटमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जो सिम्टम की सिविरिटी है वो इंक्रीज हो रही है। स्टेप 3 वाले के अंदर आप क्या करते हो, आप दो चीजें कर सकते हो। या तो आप इसका जो स्टीरोइड है, जो आप इसको ऑलरेडी स्टीरोइड्स दे रहे हो, लेट्स सपोज हो सकता है ना पहले वो स्टेप 2 का हो, वो बाद में स्टेप 3 का कन्वर्ट हो गया, या पहले हमारे पास वो मतलब कि माइल्ड का पेशेंट था, फिर हमारे पास मॉडरेट परसिस्टेंट का हो जाए। तो जब मॉडरेट परसिस्टेंट का हो जाए तो फिर आपने उसका क्या करना है, लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड को कन्वर्ट कर देना है मॉडरेट के अंदर, आपने उसकी डोजेस को इंक्रीज कर देना है। लेट्स सपोज अगर आप पहले 10 दे रहे थे, अब आपने उसको 15 mg देनी है आपने इस पेशेंट को, ठीक है, मैं वैसे आपको इसकी ना एग्जांपल दे रहा हूँ। तो या तो हम उसको मीडियम डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, लेट्स सपोज आप उसको स्टेरॉइड नहीं देना चाहते, लेट्स पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, या पेशेंट की बीएमआई उसकी हाई है, या उसको स्टेरॉइड से रिएक्शन है, और ज्यादा मतलब कि उसकी डोजेज बढ़ाने से पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, पेशेंट की लाइबिलिटी कम है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है इसका, स्टेप 3 का। स्टेप 3 का पहला क्या है, मीडियम डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। अगर स्टीरोइड आप किसी भी रीजन की वजह से आप उसकी स्टीरोइड की डोज को इंक्रीज नहीं कर सकते, कि पेशेंट का वेट गेन हो रहा है या उसको कोई और प्रॉब्लम है, उसकी आप वेट मतलब कि डोज को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्या करना है, फिर स्टेप 3 के अंदर बच्चों आपने इसमें ऐड कर देना है लाबा। क्या आपने इसमें ऐड कर देना है सर, लाबा। लाबा क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, फॉर्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल, साल्मिट्रोल, मतलब ये जो फॉर्मिट्रोल है, साल्मिट्रोल है, ये आपके पास होती है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। अब अल्बिट्रोल नहीं आपने देनी है। अब स्टेप 3 वाले पेशेंट के अंदर हमने पेशेंट को लाबा प्लस लो डोज, देखो हमने उसकी जो डोजेज है ना उसको इंक्रीज नहीं किया। तो ये जो हमारे पास अब जो आप बात कर रहे थे ना कि सर मिक्सअप देंगे, अब इस पेशेंट का जो इनहेलर होता है ना, इसमें मिक्सिंग होती है, इसमें फॉर्मिट्रोल भी होता है, इसमें स्टीरॉयड, दोनों का मिक्सअप होता है। या सेपरेट होंगे कि एक वो जो पफ है वो स्टीरॉयड का ले, या एक पफ है वो हमारे पास है लापा का लेता होगा, ठीक है। तो स्टेप 3 के अंदर मुझे आपने अब बताना है, या तो जो उसकी लो डोज है स्टीरॉयड है उसको इंक्रीज कर दो मॉडरेट, अगर आप मॉडरेट मतलब उसकी डोजेस को इंक्रीज नहीं कर सकते स्टेप 3 के अंदर, तो आपने उस पेशेंट को लाबा देनी है, और लाबा के साथ आप उस पेशेंट की लो डोज ही रखोगे स्टीरॉयड, ठीक है। ये था स्टेप 3। अब बात करते हैं स्टेप 4, 5 और 6 की। 4, 5 और 6, और हमने कहा था कि सर जो स्टेप 4, 5 और 6 है, हम किसके अंदर यूज करते हैं, जिस पेशेंट में सीवियर एस्थमा होता है। ये आपको मेरे स्टेप बड़े याद आएंगे जब आपके पास मेडिसिन के अंदर आप लोग जाओगे ना, और एस्थमा के पेशेंट्स अगर के साथ आपका सामना होता है, तो आपको ये स्टेप मेरे बड़े याद आएंगे, कि स्टेप 1 के अंदर सर ने कहा था अल्बिट्रोल देनी है, स्टेप 2 के अंदर सर ने कहा था लो डोज स्टीरॉइड देनी है, स्टेप 3 के अंदर सर ने कहा था या तो मीडियम डोज स्टीरॉइड दे दो, या लाबा के साथ लो डोज स्टीरॉइड दे दो। और स्टेप 4 वाला जो पेशेंट होता है, ये हम सीवियर एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर देते हैं। अब स्टेप 4 में आपने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को लाबा ही आपने रखना है। क्या करना है अपने इस पेशेंट का, स्टेप 4 में लाबा रखना है, साथ आपने स्टीरॉइड की का जो डोजेज है वो इंक्रीज कर देनी है। स्टेप 4 के अंदर आप क्या कर रहे हो, पेशेंट एक का पास आपके पास आता है, 30-35 साल उसकी एज है, जब आपने उसके एस्थमेटिक मतलब के उसको क्राइटेरिया देखा, तो वो हमारे पास फॉल कर रहा था सीवियर सिम्टम के साथ, मतलब सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा के अंदर। और हमें पता है सीवियर वाले पेशेंट के अंदर हमने स्टेप 4, 5 या 6 के अंदर थेरेपी करनी होती है, और हम स्टार्ट करते होते हैं स्टेप 4 से। सीवियर वाले के अंदर स्टेप 4 से डायरेक्टली आप स्टार्ट करोगे, और स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो आपने लाबा करना है एड उस पेशेंट के अंदर, और दूसरा हमने लो डोज सॉरी मीडियम डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देने, क्योंकि ये सीवियर है। अंडरस्टूड सी बात है, पेशेंट में सीवियर सिम्टम में तो अल्बिट्रोल से काम नहीं चलेगा, लो डोज स्टीरॉइड से काम नहीं चलेगा। अजान सुनिए। तो यहाँ पर हम सीवियर एस्थमेटिक सिम्टम है, जिसके अंदर सर हमने कहा था सीवियर वाले का क्या क्राइटेरिया, कि उसको दिन में कई दफा एपिसोड्स आते हैं एस्थमा के, ठीक है। उसका फिर हमने स्टार्ट करना होता है स्टेप 4 थेरेपी से, डायरेक्टली स्टार्ट ही स्टेप 4 से करना है इसको। जब आप स्टेप 4 से स्टार्ट करोगे तो उसमें हमने क्या ऐड करना है सर, फॉर्मिट्रोल, और सर प्लस हमने उस पेशेंट में
ब्यूटीसोनाइड बट मीडियम डोज के साथ, डोजेज हमने इसकी इंक्रीज करनी है, लो डोज हमने इसको नहीं देनी क्योंकि इसमें सीवियर सिम्टम्स आ रही हैं। तो फॉर्मिट्रोल प्लस आप इस पेशेंट को क्या दोगे, ब्यूडोसिनाइड, ये दो चीजें आप इसको इनहेलर दोगे, या सेपरेट इनहेलर होते हैं या कंबाइन इनहेलर फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टेप 4 मैं फिर कह रहा हूँ, लाबा मीडियम डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो मैं आपसे सुनूंगा कल ये सारी थेरेपी। स्टेप 5 के अंदर क्या करेंगे सर, अगर हमारे पास स्टेप 4 हमने उस पेशेंट को डाला लेकिन उसकी सिम्टम ठीक नहीं हो रही थी, फिर हम उस पेशेंट को लेके जाते हैं स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 में क्या है, आपने लाबा ही रखनी है लेकिन आपने डोजेज इंक्रीज कर देनी है स्टीरोइड्स की, स्टीरोइड्स की आपने डोजेज इंक्रीज कर दें, ठीक है। फिर हम इस पेशेंट को हाई डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दें। हाई डोज मतलब कि 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने, उस इतनी देर तक तो उस पेशेंट की सिम्टम ठीक रही, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर पेशेंट में सिम्टम आना ठीक होगी, फिर आप इस पेशेंट को लेके जाते हो किसके ऊपर, लास्ट स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट, that is the combination of 3 medicines, that is the step 6 therapy, that is the end therapy of asthmatic patient। ये सबसे लास्ट थेरेपी होती है जिसके अंदर आप मैक्सिमम डोजेज पेशेंट को दे सकते हो। इसके अंदर बच्चों आपने क्या क्या करना है, इस पेशेंट को हम देंगे पर ओरल स्टीरॉइड। अब आप इसको ना दो फॉर्म्स के अंदर स्टीरॉइड्स दे रहे हो, एक तो इनहेल फॉर्म के अंदर आप इसको स्टीरॉइड्स दोगे, दूसरा आप इस पेशेंट को ओरली स्टीरॉइड्स दोगे। लेट्स सपोज ओरली आपने इसको प्रेडनिसोलोन दे दिया, इनहेल्ड फॉर्म के अंदर आपने इसको ब्यूटीसोनाइड दे दिया, लेट्स सपोज में क्या, ठीक है। तो एक आप इसको पर ओरली स्टीरॉइड्स दे रहे हो, आप दूसरे नंबर पर इस पेशेंट को इनहेल्ड फॉर्म के अंदर स्टीरॉइड्स दे रहे हो, और तीसरा आपने इस पेशेंट के अंदर लाबा ऐड करना है। ये 3 थेरेपीज चलती हैं जिस पेशेंट के अंदर सीवियर एस्थमा होता है, जो पेशेंट हमारे पास पहले वाली तमाम ड्रग से रेजिस्टेंट होता है, उसके अंदर ये लास्ट थेरेपी चलती है। और ये लास्ट थेरेपी हमारे पास एंड थेरेपी होती है। मोस्टली पेशेंट इसके साथ क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, जो बाकी सबसे रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 ट्रीटमेंट। और इसको आपने रिलेट किसके साथ करना है, इंटरमीडिएंट के साथ, परसिस्टेंट के साथ। पेशेंट इंटरमीडिएंट का क्या क्राइटेरिया, हफ्ते में 2 दफा और हफ्ते में 2 दफा लेस देन 2 नाइट्स पर वीक, ठीक है। तो इंटरमीडिएंट है, अल्बिट्रोल पे सिंपल रखो। पेशेंट अगर हमारे पास आता है परसिस्टेंट के साथ, लेट्स सपोज वो माइल्ड परसिस्टेंट है, मॉडरेट परसिस्टेंट है, वो सीवियर परसिस्टेंट है। अगर वो हमारे पास पेशेंट माइल्ड परसिस्टेंट है, स्टेप 2 आपने लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड है। अगर हमारे पास स्टेप 3 है तो आपने उस पेशेंट, सॉरी मॉडरेट है तो आपने उस पेशेंट के अंदर मीडियम डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड का देना है, या आपने लाबा और लो डोज स्टेरॉइड्स करने हैं। और अगर हमारे पास पेशेंट आता है सीवियर एस्थमेटिक सिम्टम के साथ, जिसको आपने लास्ट वाला सीवियर परसिस्टेंट क्राइटेरिया कंसीडर किया है, उसमें फिर आपने स्टार्ट ही स्टेप 4 से करना है। स्टेप 4 में आप क्या करते हो, लाबा प्लस मीडियम डोज स्टीरॉइड, फिर आप इस पेशेंट में लाबा प्लस हाई डोज स्टीरॉइड, और फिर लास्ट जो उसका ट्रीटमेंट है दैट इज द पर ओरली स्टीरॉइड्स आपने इस पेशेंट को देने हैं, या लाबा उसके लाबा भी यहाँ नहीं करना, लाबा भी ऐड करना, और उस पेशेंट में आपने इनहेल्ड स्टीरॉइड्स भी देने हैं, ठीक है जी। तो ये बच्चों क्राइटेरिया होता है आपके अस्थमेटिक पेशेंट का। Hope so you really enjoy this lecture and you learn a lot of things today. See you in next lecture if you have any question.